आपने इस तरीके से कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी। आज हम मिनिमम टाइम में फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर यूपीएससी यहां से 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, और पहले काफी दूसरे क्वेश्चंस भी पूछ चुकी है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि नीचे जो टाइमलाइन है उसको हमने डिवाइड किया है चैप्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। तो आपको जो भी रेलिवेंट चैप्टर सही लगे जाकर आप उसको जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स कर देते हैं तो हम बहुत ही जल्द इंडियन ज्योग्राफी की भी ऐसी एक और वीडियो बनाएंगे एंड आपके लिए नेक्स्ट वीक ही उसको डाल भी देंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, इसीलिए आप नीचे टाइमलाइन में इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। सुनना है तो सुन भी सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन, और यह वर्ड दिया था ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेनीज ने। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, यानी कि ये साइंसेस को और सोशल साइंसेस को इंटीग्रेट करता है और हमें दुनिया भर के फिनोमिनास को समझने में मदद करता है। यह बात आपको समझनी जरूरी है कि ज्योग्राफी को हम 2 ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, ऑफ कोर्स उसको हम इस बुक के अंदर कवर करने वाले हैं, और दूसरी ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसको क्लास 12th की एनसीईआरटीज कवर करती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें दूसरे सब्जेक्ट्स बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। आइए मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 बात करता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन की। दोस्तों, जब इंसान ने पहली बार अर्थ के बियॉन्ड दिखा तो उसको मून दिखा, उसके बाद कुछ प्लैनेट्स दिखे, सन दिखा, एंड सन के बियॉन्ड उसको कुछ छोटे छोटे स्टार्स दिखने शुरू हुए। उस समय पर इंसानों को लगता था कि हमारा सन एंड हमारी अर्थ पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में लोकेटेड है। इसीलिए उस टाइम की जो थ्योरीज थी वो फोकस करती थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड द सन की। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद हमें बियॉन्ड द सोलर सिस्टम दूसरे स्टार्स दिखे, दूसरे वर्ल्ड्स दिखने शुरू हुए, दूसरे प्लैनेट्स दिखने शुरू हुए, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अदर सेलेस्टियल बॉडीज दिखनी शुरू हुई। एंड उसके बाद दोस्तों ये थ्योरीज जो थी वो फोकस चेंज उनका हो गया, एंड दे फोकस्ड अपॉन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट थ्योरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट ओरिजिन ऑफ द अर्थ। वो है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे इमैनुअल कांत ने दिया और उसको रिवाइज किया लैप्लेस ने 1796 में। देखिए, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक नेबुला से बना, एक क्लाउड से बना, और उस क्लाउड के अंदर काफी सारा मटेरियल था, जैसे कि डस्ट थी, अदर मटेरियल थे, गैसेस थी, एक्सेट्रा। स्लोली स्लोली उस क्लाउड के अंदर कॉन्डेंसेशन हुई और हमारा जो सन है एंड डिफरेंट प्लैनेट्स है वो क्रिएट हुए। देखिए, इस थ्योरी को और डिटेल्ड बनाया ओटो श्मिड एंड कार्ल वाइस्कर ने 1950 में, जब उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इस नेबुला के अंदर एक्रीशन हुआ, दैट इज जो प्लैनेट्स हैं दे फॉर्म्ड आउट ऑफ अ डिस्क, यानी कि सन के अराउंड एक डिस्क थी जिसमें एक्रीशन हुआ। देयर वाज अ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट, एंड स्लोली स्लोली इसकी कंडेंसेशन से प्लैनेट्स क्रिएट हुए। तो दोस्तों, यही आपकी एनसीईआरटी में दिया है। इसके बाद लेट्स शिफ्ट आवर डिस्कशन टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी, जिसे 1927 में जॉर्जेस लेमेथियर ने दिया। इस थ्योरी को एडविन हबल के रिसर्च ने भी सपोर्ट किया। दोस्तों, एडविन हबल ने देखा कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि आज के टाइम पर अगर 2 गैलेक्सीज यहां पर हैं तो 100 साल बाद यहां पर होंगी और 100 साल बाद यहां पर होंगी। उन्होंने इसी फ्रेम को रिवर्स कर दिया, यानी कि अगर वो यहां पर थी तो हजारों साल पहले यहां थी, लाखों साल पहले यहां थी, करोड़ों साल पहले यहां थी, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। यानी कि आज से 13.7 बिलियन साल पहले देयर वाज अ सिंगल डॉट, जहां से हमारा पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और इस सिंगल डॉट को कहा गया सिंगुलैरिटी। दोस्तों, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो इस सिंगुलैरिटी में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, और इसी एक्सपेंशन को कहा जाता है द बिग बैंग।
इसको समझने के लिए आप एक गुब्बारा ले सकते हैं, गुब्बारे के ऊपर दो डॉट्स बना सकते हैं, उसके बाद गुब्बारे को फुला सकते हैं। वो दो डॉट्स गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वो दो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और इसी तरीके से आज दो गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। यहां पर आपको याद रखने की बात यह है कि प्लैनेट्स आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, या फिर जो स्टार्स हैं वो भी एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट गैलेक्टिक स्केल, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आप यहां पर पूछेंगे कि सर जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो तो अर्थ से कोलाइड कर रही है। जी हाँ, वो एक स्पेशल केस है, वो एक डिफरेंट केस है, बट जनरली स्पीकिंग गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आइए एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं बिग बैंग की। देखिए, आज से 13.7 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था इन अ टाइनी बॉल, जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी एंड टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था। इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ, यानी कि एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। विद इन सेकेंड्स रैपिड एनर्जी एक्सपेंशन हुआ और मैटर फॉर्मेशन शुरू हुआ। 3 मिनट के अंदर फर्स्ट एटम्स वर फॉर्म्ड एंड विद इन 300,000 ईयर्स, यानी कि 3 लाख साल में द टेम्परेचर, जो तापमान था, वो 4500 केल्विन तक गिर गया। और जो मैटर था इट बिकम एटॉमिक एंड यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, यानी कि आपको विजिबल लाइट दिखनी शुरू हुई। वो विजिबल लाइट कैन ट्रैवल इन द यूनिवर्स। तो इसके अलावा बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं, जैसे कि होयल्स की एक स्टडी स्टेट थ्योरी है, यानी कि जैसा आज यूनिवर्स है जी, पहले भी वैसा ही था, ये कहती है। अब देखो, सबसे पहली चीज, इस बिग बैंग थ्योरी को क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है। देखिए, सबसे पहली चीज एडविन हबल ने हमें बताया था एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में। दूसरी चीज ये थी माइक्रोवेव रेडिएशन। सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ तो उससे कुछ मिनटों बाद, कुछ सालों बाद पूरे के पूरे यूनिवर्स में माइक्रोवेव रेडिएशन स्प्रेड हुई। और आज के टाइम पर जब आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड के किसी भी कोने को, इफ यू पिक्चर इट इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो आपको ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन देखने को मिलती है। और इसके ऊपर यूपीएससी ये वाला क्वेश्चन भी पूछ चुका है, आप इस क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो किस तरीके से फॉर्म हुए। दोस्तों देखिए, जो स्टार है उसकी फॉर्मेशन क्यों हुई ये समझिएगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है अनइवन मैटर डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो मैटर है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि किसी किसी एरियाज में क्लंपिंग हो जाती है। जैसे कि हलवे के अंदर अगर आप उसको चलाओ नहीं तो क्या होता है, देयर आर क्लम्प्स बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स के अंदर काफी सारे क्लम्प्स क्रिएट हो गए थे, और जहां जहां ये क्लम्प्स क्रिएट हुए वहां वहां पर गैलेक्सीज बननी शुरू हो गई। देखिए, गैलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार जो कि ग्रेविटेशनली बाउंड है। क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी बड़ी गैलेक्सी को क्या चीज ग्रेविटेशनली बाउंड कर सकती है। देखिए, हर एक गैलेक्सी के बीच में आपको सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलता है। हमारी खुद की गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके सेंटर में आपको देखने को मिलता है सेजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल। गैलेक्सीज की नॉर्मली जो डायमीटर है वो 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर्स के बीच में हो सकती है, एंड उसके अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स हो सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारा सन आज से लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले क्रिएट हुआ, एंड जब हमारा सन क्रिएट हुआ तो गाइस उसके अराउंड एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क क्रिएट हुई। धीरे धीरे उस प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क में कंडेंसेशन हुई और स्लोली इट टर्न्ड इनटू प्लैनेट्स। ये जो कंडेंसेशन होने के बाद छोटे छोटे जो प्रोटो प्लैनेट, एंशिएंट प्लैनेट्स क्रिएट हुए थे, उसको आपकी एनसीईआरटी कहती है प्लैनेटेसिमल्स। क्या बोलती है? प्लैनेटेसिमल्स, याद रखिएगा, ठीक है। सो इस कोहेजन एंड कोलिजन की वजह से प्लैनेटेसिमल्स कंबाइन हुए एंड आज के जो प्लैनेट्स हैं वो क्रिएट हुए। तो दोस्तों, जब हमारी अर्थ क्रिएट हुई थी तो इट वाज बैरन, रॉकी एंड हॉट। और इनिशियली क्योंकि हमारी अर्थ प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क से बनी थी जो कि सन की थी, हेंस जो फर्स्ट ऑफ हमारी अर्थ क्रिएट हुई थी उसका जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर था वो भी हाइड्रोजन एंड हीलियम का ही होगा, बिकॉज आज के टाइम पर सन के ऊपर भी हाइड्रोजन एंड हीलियम है। दोस्तों, पहले हम सन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो सन है इट इज अ स्मॉल टू अ मीडियम स्टार जो कि अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सन के ऊपर, सन के कोर में स्पेसिफिकली हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, and helium is being created and this energy is being radiated out from the sun. सन की लाइफ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स और बची हुई है, 5 बिलियन खत्म हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ की। तो देखो, जब इनिशियली अबाउट 4.53 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ क्रिएट हुई तो हमारी अर्थ काफी ज्यादा हॉट थी एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरी तरह से सॉलिड नहीं थी, इसीलिए डिफरेंशिएशन हुई। अगर आप एक पानी के ग्लास के अंदर
थोड़ी सी मिट्टी डाल दें एंड तेल डाल दें, ऑयल डाल दें, तो ऑयल ऊपर की लेयर में तैरेगा और नीचे मिट्टी बैठ जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मिट्टी है उसकी डेंसिटी काफी हाई है, तो वो नीचे चली गई। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑयल है वो ऊपर, बिकॉज उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। तो लो डेंसिटी की चीजें ऊपर, हायर डेंसिटी की चीजें अंदर। तो जब अर्थ बहुत ज्यादा हॉट थी तो हेवियर मटेरियल जैसे कि आयरन, निकल, वो अर्थ के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो गए एंड क्रिएट हुई, जी हां, द क्रस्ट और द कोर ऑफ द अर्थ। उसके बाद क्रिएट हुआ मेंटल, अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एक एरिया, जिसकी डेंसिटी जो कोर है उससे कम थी। और जो सरफेस पर क्रिएट हुआ वो थी क्रस्ट। एंड दोस्तों, जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी सबसे लोएस्ट है एंड इट इज मोस्टली सिलिका डोमिनेंट। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की 3 लेयर्स बनी और इस प्रोसेस को कहा गया डिफरेंशिएशन। प्लीज अंडरस्टैंड, एंड वी हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर टुडे। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर था इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, बट सोलर विंड्स की वजह से ये जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर था, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो सोलर विंड्स की वजह से लूज हो गया, वी लॉस्ट इट। उसके बाद हमारी अर्थ धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई एंड जैसे हमारी अर्थ ठंडी हुई उसके अंदर से काफी सारी गैसेस निकली, जिस प्रोसेस को कहा गया डीगैसिंग। 3 मेजर गैसेस थी, पहली थी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी थी वाटर वेपर एंड तीसरी थी अमोनिया NH3। स्लोली स्लोली अर्थ और ठंडी हुई और ये जो एटमॉस्फियरिक वेपर था ये ओशंस में कन्वर्ट हुआ और इन्हीं ओशंस के अंदर पनपे जीव जंतु अबाउट 3.8 to 4 बिलियन ईयर्स एगो, और इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, जो सेकंड एटमॉस्फेयर था ये कन्वर्ट हुआ थर्ड एटमॉस्फेयर में, और आज के टाइम पर हम इस थर्ड एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं जहां पर 99% ऑफ द गैस इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो गाइज, ये बात होती है हमारी सेकंड चैप्टर की। देखो, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट माय डियर फ्रेंड इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक कैलेंडर की तरह है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम बार बार रेफर करेंगे, दैट इज इट। ये मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो बात करता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। अगर हम अर्थ की रेडियस देखें इट इज 6370 किलोमीटर्स, लेकिन आज तक हम ड्रिल कर पाए हैं सिर्फ 12 किलोमीटर्स, यानी कि सम 0.1 समथिंग परसेंटेज। यानी कि हाउ डू वी नो अबाउट अर्थ इंटीरियर? तो अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेज हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट सोर्सेज। अगर आप रॉक्स को लें, रॉक्स कैसे बनी है? दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम द मटीरियल कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ, तो दैट इज अ डायरेक्ट सोर्स। इसके अलावा एक वॉल्केनिक इरप्शन में से जो मैग्मा आता है, लावा आता है, उसको रीड कर लें, दैट इज अ डायरेक्ट सोर्स। ड्रिल करें अर्थ के अंदर, दैट इज अ डायरेक्ट सोर्स। मे बी आप माइनिंग कर रहे हैं तो अगेन आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं, इट इज अ डायरेक्ट सोर्स। आज तक सबसे डीपेस्ट होल जो खोदा गया है दैट इज कोला सुपर डीप बोर होल, जो कि रशिया के अंदर है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स। हमारी अर्थ के अंदर कहीं जो सरफेस है उसके नीचे टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं। जो मीटियोरॉइड्स स्पेस से आते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है एंड हमारी अर्थ भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, सो दे हैव अ कॉम्पोजिशन सिमिलर टू द अर्थ। इसके अलावा ग्रेविटी एनॉमलीज आपको देखने को मिलती हैं। पोल्स पर ग्रेविटी हायर होती है व्हेन कंपेयर्ड टू द इक्वेटर। ऐसा क्यों है? बिकॉज अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड, दैट इज जियोइड, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एनॉमलीज हैं जिनको पढ़ के आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है सिस्मिक वेव्स। तो चलिए बात करते हैं अर्थक्वेक्स की एंड किस तरीके से अर्थक्वेक से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी क्रस्ट परफेक्ट नहीं है। आर क्रस्ट, उसमें काफी क्रैक्स हैं। उन क्रैक्स को आप टेक्निकली फॉल्ट बोलते हो। इन फॉल्ट्स के अराउंड जब लगता है प्रेशर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि दे कैन नॉट टेक इट एंड तब ये स्नैप होती है एंड एनर्जी रिलीज होती है एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पर ये एनर्जी रिलीज हुई उस पॉइंट को आप फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हो। एंड इस पॉइंट से जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस पॉइंट को आप कहते हो एपीसेंटर। अब इस एपीसेंटर तक जो ये वेव आती हैं फोकस से, तो फोकस से हर एक डायरेक्शन में वेव्स रेडिएट होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर ये टेबल के ऊपर मैं हाथ मारूं तो आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरा भी शेक कर रहा है। दोस्तों, इन वेव्स को हम रीड करते हैं सेसिमोमीटर, सेसिमोग्राफ्स के थ्रू, और पूरे वर्ल्ड में हमने इन सेसिमोग्राफ्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। अब ये जो वेव्स क्रिएट होती हैं
because of the earthquake, it could be of दो types. First, body waves. बॉडी वेव्स भी दो टाइप की होती हैं, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव. इनको प्राइमरी वेव इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फास्टेस्ट टू अराइव एट द सरफेस. साथ ही साथ ये वेव्स सॉलिड से भी निकल सकती हैं, लिक्विड से भी निकल सकती हैं, गैसेस से भी निकल सकती हैं. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द पैरेलल वेव्स, यानी कि जब आप मॉलिक्यूल्स को देखते हो इंडिविजुअल इन वेव्स के तहत, तो मॉलिक्यूल दे वाइब्रेट पैरेलली लाइक दिस. ठीक है, ये आप एनिमेशन में साइड में देख पाते हैं. साथ ही जब आप एस वेव की बात करते हैं यानी कि सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं, दे आर स्लोअर देन द पी वेव्स. और बिकॉज दे आर स्लोअर देन द पी वेव्स, आप इसको एस वेव सेकेंडरी वेव्स कहते हैं. और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से निकल सकती हैं. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स. दे आर सिमिलर टू लाइट वेव्स. पी वेव्स आर सिमिलर टू दी साउंड वेव्स. दोस्तों, यानी कि जब एक सिंगल मॉलिक्यूल है इस वेव के केस में, it vibrates something like up down up down up down. p wave में to fro motion. और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जिसको आप यहां पर देख सकते हैं. दोस्तों, जब हम बात करते हैं पी वेव और एस वेव की इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमें समझ में ये बात आती है कि जो पी वेव है वो क्रस्ट में स्लो स्पीड पे होती है, मेंटल में हायर स्पीड पे होती है, एंड देन गाइज इन द कोर दे आर द फास्टेस्ट. अब जब पी वेव है, कोई भी वेव है, वो लाइट ही की तरह रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है. जब वो फोकस से नीचे जाती है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, सो वो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है बाहर की तरफ. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो कुछ ऐसा एरिया है, कुछ ऐसे सेसिमोग्राफ्स होते हैं जहां पर ये पी वेव्स डिटेक्ट नहीं की जाती हैं. तो ये जो एरिया जहां पर पी वेव्स डिटेक्ट नहीं होती हैं उसको आप कहते हैं शैडो जोन. और पी वेव का शैडो जोन बनता है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में. याद रखिएगा, ये जो एंगल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कहां पर अर्थक्वेक आया है, कहां पर आपका हाइपोसेंटर है. ठीक है, तो एस वेव की जब बात हम करेंगे तो एस वेव का जो शैडो जोन है दोस्तों, दैट माय डियर फ्रेंड इज बियॉन्ड 105 डिग्रीज. क्यों? बिकॉज एस वेव्स भी नीचे आ रही हैं पी वेव्स की तरह, लेकिन क्योंकि जो आउटर कोर है दैट इज लिक्विड और ये आउटर कोर को क्रॉस नहीं कर पाती है एस वेव, हेंस दे आर ब्लॉक्ड. इसीलिए जो एस वेव का शैडो जोन है इट इज लार्जर देन द पी वेव. ये बात आपको याद रखनी है. देखिए, जब एस वेव और पी वेव सरफेस पर पहुंचती हैं तो वो सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं और इस इंटरैक्शन से ओरिजिनेट होती हैं सरफेस वेव्स. सरफेस वेव दे ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और ये रॉक्स की डिस्प्लेसमेंट एंड कोलैप्स करती हैं. याद रखिएगा. नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं कि किस तरीके से वी कैन मेजर द अर्थक्वेक. बहुत ही सिंपल टेक्निक है याद करने की. देखिए, दो टाइप के तरीके हैं इनको मेजर करने के. सबसे पहले रिक्टर स्केल है जो कि एक मैग्नीट्यूड स्केल है. रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल, यानी कि रियल मी मोबाइल फोन. जी हां, रिक्टर स्केल मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी. रियल मी मोबाइल फोन 0 to 10 के बीच में ये किसी भी अर्थक्वेक को नंबर देता है. अगर नंबर इज 10 तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई है, नंबर इज 0.1 तो मिनिमम एनर्जी रिलीज हुई है. एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, रिसेंटली अर्थक्वेक जो आया था वो दिल्ली के अंदर वो अबाउट 3 समथिंग रिक्टर स्केल पर था. जापान के अर्थक्वेक की बात करें 7.9 पर था. सुनामी जो आई थी इंडियन ओशन में वो भी अर्थक्वेक काफी ज्यादा था, 7.9 से लेके 8.2 के बीच में उसका स्केल था. दोस्तों, रिक्टर स्केल एनर्जी मेजर करता है, वहीं जो मर्सली स्केल है वो मेजर करता है इंटेंसिटी, यानी कि डैमेज कितनी हुई है किस रीजन में. तो उसको याद कर सकते हो आप MI, रियल मी वर्सेस MI. तो मर्सली स्केल एक यूजलेस स्केल है फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन. इसको सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं और इसमें किसी भी अर्थक्वेक को 0 to 12 के बीच में नंबरिंग दी जाती है. एग्जांपल के रूप में दो अलग सिटीज हैं, सिटी ए सिटी बी. दोनों सिटीज में सेम टाइप का अर्थक्वेक आता है, सेम डेप्थ पे आता है एंड माय डियर फ्रेंड्स सेम एनर्जी के साथ आता है. तो सिटी ए में अगर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई तो सिटी ए को हम लेट से 11 बोल देंगे, इट हैज 11 नंबर. वहीं सिटी बी को हम कह देंगे 3, इट इज एट 3 इन दी इंटेंसिटी स्केल, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्शन कम हुई. इसीलिए इंश्योरेंस बेचने का इसका यूज है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है गाइस. सेकेंडली, अर्थक्वेक के टाइप्स की भी बात कर सकते हैं. जो शैलो अर्थक्वेक्स हैं वो 30 किलोमीटर की डेप्थ तक आते हैं. इसके अलावा जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक है वो 30 to 70 किलोमीटर की डेप्थ तक आते हैं. एंड डीप अर्थक्वेक जो है वो 70 to 300 किलोमीटर की डेप्थ तक आते हैं. यानी कि जो अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर है वो हमेशा लेथोस्फीयर के अंदर होता है, या तो क्रस्ट में या फिर अपर मेंटल में. दोस्तों, अर्थक्वेक के टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कि वो आए क्यों है, रीजनिंग.
तो जब आप अर्थक्वेक की बात करते हैं तो सबसे पहले टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं जो कि प्लेट मूवमेंट की वजह से बनते हैं। मीटियोरॉइड हिट की वजह से अर्थक्वेक बन सकते हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक बन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यू नो अगर लैंडस्लाइड हो जाए उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। इसके अलावा मैन मेड अर्थक्वेक भी होते हैं, माइनिंग से, एक्सीडेंट से, बॉम्ब फटने से, कोलैप्स होने से। और RIS यानी कि रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डैम्स जब एक्सेसिव प्रेशर डालती हैं अर्थ की क्रस्ट पर, तब भी ओल्ड फॉल्ट्स रिएक्टिवेट हो सकती हैं एंड अर्थक्वेक आ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में महाराष्ट्र के लातूर में कोयना डैम की वजह से अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा 1960s के बाद आए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या हो सकता है। ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड सेटलमेंट, लैंडस्लाइड, सॉइल लिक्विफेक्शन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांच आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है गाइस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डैम फेल हो सकती हैं, फायर हो सकती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है और सुनामीज भी आ सकती है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स का यूज करके किस तरीके से हम अर्थ के इंटीरियर को इन्फर कर सकते हैं। दोस्तों, जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है, और क्रस्ट के अपर पार्ट में वेव्स की, अर्थक्वेक वेव्स की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, वहीं जो लोअर पार्ट है वहां पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जो दिखाता है हमारी क्रस्ट दो हिस्सों में बटी हुई है। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जो ज्यादा थिक है लेकिन लेस डेंस है, और जो लोअर पार्ट है दैट माय डियर फ्रेंड इज नोन एज ओशियानिक क्रस्ट, दैट इज मोर डेंस बस थिनर, है ना। इसकी डेप्थ जो है 5 to 10 किलोमीटर की है। हिमालयस के नीचे जो क्रस्ट है वो 60 to 70 किलोमीटर थिक भी हो सकती है। जो अपर क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको आप सी आल बोलते हैं, सी आल, यानी कि वो डोमिनेट होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोअर क्रस्ट है यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको आप सी मा बोलते हैं, वो सिलिका और मैग्नीशियम से डोमिनेटेड है। दोस्तों, जो क्रस्ट की केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपको साइड में दिख जाएगी। इसको याद करने का तरीका है ओ साइंस सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल क्लियर करवा दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो ऑर्डर है उसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पर क्रस्ट खत्म होती है उसके नीचे मेंटल शुरू हो जाती है, और इसी बाउंड्री को आप मोहरविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहां पर पी वेव और एस वेव की स्पीड हल्की सी कम हो जाती है, जो दिखाता है कि जो अपर मेंटल है जिसको आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं वो ना ही सॉलिड है और ना ही लिक्विड, इट इज सेमी सॉलिड। और इसी सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्लेट्स तैर रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, दे फ्लोट ऑन एस्थेनोस्फीयर। जब हम बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल की टोटल थिकनेस 2900 किलोमीटर की है, और इस 2900 किलोमीटर में से टॉप 400 किलोमीटर इज दी एस्थेनोस्फीयर, जिसके ऊपर ये प्लेट्स तैर रही हैं। अब दूसरी बात ये याद रखनी है यहां पर आपको, जो मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट है उसको मिलाकर बनता है लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर इज अपर मेंटल प्लस क्रस्ट। लोअर मेंटल प्रॉपरली सॉलिड स्टेट में है। अब मेंटल एंड कोर की बाउंड्री को हम कहते हैं ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, एंड ये जो ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, इसके बाद जो एस वेव्स हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, जो ये दिखाता है कि आउटर कोर लिक्विड है। उसके बाद इनर कोर में पी वेव की स्पीड हाईएस्ट हो जाती है, जो दिखाता है कि इनर कोर एक सॉलिड है। दोस्तों, जो इनर कोर एंड आउटर कोर हैं ये दोनों के दोनों निकल और आयन से बने हुए हैं। इसको आप NiFe यानी कि नाइफ लेयर कहते हैं। दोस्तों, आउटर कोर लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड निकल एंड आयन इस सॉलिड कोर के अराउंड घूम रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिजिनेटिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन क्या है, आउटर लिक्विड कोर। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्केनोस की एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। देखिए, वॉल्केनो ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्टली एस्थेनोस्फीयर से कनेक्टेड होते हैं। वॉल्केनो टाइप की बात करते हैं, सबसे पहले शील्ड वॉल्केनो होता है, जिसका एग्जांपल हवाई है। हवाई के अंदर काफी सारे आपको शील्ड वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। देखो, शील्ड क्या होती है, जब आप तलवार से लड़ते हैं तो हाथ में एक शील्ड होती है, तो एक बहुत ही जेंटल स्लोपिंग वॉल्केनो इज अ शील्ड वॉल्केनो। ये खास रूप से फ्लूइड बेसोल्टिक लावा का बना होता है, बिकॉज लावा जितना ज्यादा फ्लूइड होगा वो उतनी दूर बहेगा और उतनी लेस स्टीप स्लोप्स बनेगी, उतनी जेंटल स्लोप्स बनेगी। इसकी एक्सप्लोसिविटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ये ऑल्टरनेटिव लेयर के बने होते हैं ऑफ लावा एंड प्रायोक्लास्टिक मटेरियल। प्रायोक्लास्टिक मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, साइड में आप देख लीजिए जो गैसेस, जो प्रायोक्लास्टिक मटेरियल में क्या क्या होता है वो मैंने साइड में लिखा हुआ है, प्लीज लुक एट इट। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है कैल्डेरा। ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, एंड माय डियर फ्रेंड्स ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जो उसका टॉप है वो भी फट जाता है, एंड बीच में आपको एक क्रेटर देखने को मिलता है, एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, जहां पर कभी कभी
वॉल्केनिक इरप्शन के बाद पानी भी एक्यूमुलेट हो जाता है, क्रिएटिंग कैल्डेरा लेक्स। इसके बाद ह्यूज फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस होते हैं, जैसे कि हमारा डेक्कन ट्रैप्स है, जब लावा बहुत दूर तक बहता है, 100 किलोमीटर दूर तक बहता है, एंड इट कुड बी 50+ मीटर थिक। नेक्स्ट, मिड ओशियानिक रिजेस होती हैं, जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ट होती हैं, तो यहां नीचे से लावा ऊपर आता है, क्रिएटिंग मिड ओशियानिक रिज। दोस्तों, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस बनाती हैं इन द अटलांटिक ओशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। देखिए, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो टाइप के हो सकते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स यानी कि लावा सॉलिडिफाइड बीनीथ द सरफेस, जैसे कि बैथोलिथ्स। देखिए, बैथ यानी कि बेस। जब एक मैग्मा चैम्बर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको आप बैथोलिथ कहते हैं। अब इस मैग्मा में से ऊपर की तरफ लावा जा रहा था, मैग्मा जा रहा था। देखिए, एक बात ये भी समझिए, ये जो लिक्विड मोल्टन मटेरियल है, जब ये अर्थ के अंदर रहता है तो उसको आप मैग्मा कहते हैं, और सरफेस पर आ जाता है तो उसको आप लावा कहते हैं। ठीक है, तो बैथोलिथ के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं लैकोलिथ एंड लैपोलिथ एंड फैकोलिथ। अब याद करने का बहुत आसान तरीका है। लैपोलिथ LAP है, यानी कि गोद। गोद की शेप कैसी होती है? इस तरह से सॉसर शेप होती है ना, कॉनकेव शेप होती है ऊपर की तरफ, तो वो लैपोलिथ है। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा दोस्तों लैकोलिथ। ये लैक सी आ गया ना, सी, तो नीचे की तरफ देखिए डोम शेप होता है, लैकोलिथ। और फैकोलिथ यानी कि फेंक रहा है यार, इट इज साइनोसाइडल शेप, कुछ भी शेप हो सकती है, खास रूप से जो शेप है वो वेवी होती है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों होते हैं डाइक्स। डाइक्स यानी कि खंबे होते हैं, यानी कि जब जो मैग्मा है वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सॉलिडिफाई हो जाए तो दैट इज अ डाइक, और अगर वो हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हो, इट इज नोन एज सिल और मे बी शीट। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर हम खत्म करते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। दोस्तों, साइंटिस्ट ने पाया कि रेन फॉरेस्ट के अंदर ग्लेशिएशन के एविडेंस हैं। फॉर एग्जांपल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी यू शेप्ड वैलीज देखने को मिली, ग्लेशियल डिपॉजिट्स देखने को मिले। अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा हुआ कैसे? इसके सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं, या तो अर्थ और सन के बीच की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आया हो, या फिर कॉन्टिनेंट्स अपने आप में मूव कर रहे हो। और दोस्तों, ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें सबसे पहली थ्योरी आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया। ऑल्दो इससे पहले काफी सारे थिंकर्स रहे, जैसे कि अब्राहिम ओर्टिलियस एंड एंटोनियो पेलेग्रीनी, जिन्होंने सभी कॉन्टिनेंट्स का एक साथ सुपर कॉन्टिनेंट मैप क्रिएट किया। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ पहले जुड़े हुए थे, फॉर्मिंग अ सिंगल लैंडमास, जिसको कहा गया पैंजिया। अब अगर सब कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे तो उसके अराउंड एक सुपर ओशन था, जिसको कहा गया पैंथेलासा। और अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो पैंजिया टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले पैंजिया दो अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटा, नॉर्थ में था लॉरेशिया और साउथ में था गोंडवाना लैंड। और धीरे धीरे जो पैंजिया था, जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूटा था, इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है, इट ब्रोक इनटू सेवरल कॉन्टिनेंट्स जो हमें आज दिखते हैं। दोस्तों, इस थ्योरी के कुछ 5 मेजर एविडेंसेस दिए अल्फ्रेड वेगनर ने। पहला एविडेंस था जिगसॉ फिट। अगर आप कोस्टलाइंस को देखें साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, तो वो एग्जैक्ट मैच हैं, लाइक पजल पीसेस। इसी तरीके से अगर आप रॉक्स की एज को देखें अक्रॉस द ओशंस, तो आपको सेम एज की रॉक देखने को मिलती है, जो दिखाता है कि ये रॉक्स कभी एक साथ बनी होंगी एंड देन दे सेपरेटेड। इसके अलावा दोस्तों टिलाइट्स होते हैं ग्लेशियल सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, जो आपको अगेन अक्रॉस दी ओशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक टाइम पर जब ग्लेशियर पिघला होगा और उसने जो डिपॉजिट्स किए होंगे, आज के टाइम पर वो डिपॉजिट्स ओशन द्वारा सेपरेटेड हैं, जो दिखाता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। ऐसे ही प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स होता है एलुवियल गोल्ड। अब जो गोल्ड है घाना में, जिसको गोल्ड कोस्ट कहते हैं अफ्रीका में, लेकिन उसकी सोर्स रॉक जो है वो कहां पर है? तो सोर्स रॉक है दैट इज इन ब्राजील। ये इंप्लाई करता है कि ये कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पर जुड़े होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सेम स्पीशीज के फॉसिल्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के रूप में मीजोसॉरस एक शैलो वाटर रेप्टाइल है, जिसका फॉसिल आपको ब्राजील में भी मिलता है और साउथ अफ्रीका में भी मिलता है, शोइंग दीज कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर। इसी तरीके से लिमूर का फॉसिल आपको इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलता है, शोइंग इट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना। अब साइंटिस्ट ने अल्फ्रेड वेगनर से क्वेश्चन पूछा कि कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आ रही है? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा देयर आर 2 फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग। पहली फोर्स है पोलर फ्लीइंग फोर्स, यानी कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ और द साउथ, यानी कि जो पोल्स की तरफ दे आर ड्रिफ्टिंग। साथ ही मून एंड सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से भी जो
कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर मूविंग, दैट विल बी नोन एज टाइडल फोर्स। दोस्तों अगर हम इन दोनों फोर्सेस को एक साथ एड अप कर लें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो हम पाएंगे कि 100 बिलियन ईयर्स में भी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी दैट कैन मूव दी कॉन्टिनेंट्स। और इसीलिए दोस्तों इनकी जो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग थी, इनकी जो थ्योरी थी 1912 में रिजेक्ट कर दी गई, और ऐसे लोगों को जो कॉन्टिनेंट मूवमेंट की बात करते हैं उनको ड्रिफ्टर्स कहा जाने लगा। दोस्तों एल्फ्रेड वेगनर एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, एंड बिकॉज वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी ऑफ जियोलॉजी। तो ये भी एक रीजन था कि उनकी थ्योरी को उस टाइम पर सीरियसली नहीं लिया गया। इसके बाद दोस्तों आती है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, बिकॉज एट दैट टाइम काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे थे उनके दिमाग के अंदर ड्रिफ्टिंग थ्योरी का आइडिया आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस उन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज देने की कोशिश की टू एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है आर्थर होम्स का, जिन्होंने 1930s में कन्वेक्टिव करंट थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारी क्रस्ट के नीचे जो मेंटल का अपर पार्ट है, मेंटल के अंदर रेडियो एक्टिव हीटिंग की वजह से जो अपर मेंटल है वो इट इज सेमी सॉलिड इन नेचर, जो कि एस्थेनोस्फीयर है बेसिकली, एंड उसी एरिया के अंदर देयर आर सम कन्वेक्टिव करंट्स। उन्हीं कन्वेक्टिव करंट्स के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं, एंड दे फ्लोट इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्टिव करंट, जिसको आप यहां पर एनिमेशन में देख सकते हैं। इन द एनिमेशन एज यू कैन सी हाउ विद द कन्वेक्टिव करंट्स प्लेट्स आर मूविंग। दोस्तों इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स आती हैं, एंड इन सबमरीन्स का यूज करके हम डीप ओशंस के अंदर जाकर सैंपल्स कलेक्ट कर पाते हैं। और यहीं पर आती है द थर्ड थ्योरी जो थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को दिया हैरी हेस एंड डाइट्स ने। दोस्तों ये थ्योरी कहती है कि जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अलोंग दैट ट्रेंच, अलोंग दैट रिज, आप देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पर आपको इक्वल एज की रॉक्स देखने को मिलती हैं। अगर आप उस रिज से इक्वल डिस्टेंस पर देखें, द रॉक्स आर ऑफ सेम एज। तो ये प्रूव करती है एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। इट वाज द प्रूफ, और जिसको 1967 में प्रूफ किया गया, जिसके बाद ये साइंटिफिक कंसेंसस बन गया दैट माय डियर फ्रेंड्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज रियल। यानी कि जो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी वो सही थी, ऑल्दो ही वाज अनेबल टू गिव द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट थ्योरी। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के पैटर्न्स को देखें तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज दे आर कॉन्सेंट्रेटेड नियर द प्लेट बाउंड्रीज। आपको ये सभी के सभी प्लेट बाउंड्रीज के आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशन के अराउंड एक बेल्ट है ऑफ प्लेट्स, प्लेट बाउंड्रीज। इसके साथ साथ एल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, मिड ओशियानिक रिजेस हैं, एक्सेट्रा। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आज की मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। देखिए जो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो इन तीन थ्योरीज प्लस जो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनसे मिलकर बनी है। इसमें मेन रोल रहा मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन का। देखिए ये थ्योरी कहती है अर्थ का लिथोस्फीयर रिजिड प्लेट्स में ब्रोकन है, जिसको आप टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है, जैसे कि एक रिवर के ऊपर एक बोट फ्लोट करती है। अब अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्टिव करंट्स, जो एस्थेनोस्फीयर के अंदर कन्वेक्टिव करंट्स हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है। अभी टेक्टोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ओशियानिक भी हो सकती है, और दोनों की तरह की भी हो सकती है। आपकी एनसीईआरटी 7 मेजर प्लेट्स की बात करती है, एंटार्क्टिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड प्लेट जो टूट चुकी है आज के टाइम पर, अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। इसके अलावा काफी सारी माइनर प्लेट्स भी हैं, कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलीपींस एंड कैरोलाइन प्लेट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेट बाउंड्रीज की, यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करती हैं। सबसे पहले है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं जितनी भी अटलांटिक जितनी भी मिड ओशियानिक रिजेस हैं, ये सभी की सभी इस प्रकार की बाउंड्री पर लोकेटेड है। आपको यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्सेस में देखने को मिलती है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, और बाइकल लिफ्ट है रशिया के अंदर। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसके बाद हम आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, और ये तीन टाइप की हो सकती है। जब कॉन्टिनेंट्स आपस में कोलाइड करें, एग्जाम्पल के रूप में इंडियन प्लेट कोलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट के साथ, क्रिएटिंग फोल्ड माउंटेन्स नेम्ड एज हिमालयाज। इसके साथ दोस्तों ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन भी हो सकता है, जैसे कि
नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है। अगेन आप देखेंगे यहां पर आपको एंडीज फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं। और तीसरी टाइप की कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो आपको देखने को मिलती है वो है ओशन ओशन कन्वर्जेंस। दोस्तों ओशन ओशन कन्वर्जेंस में आप देखेंगे आपको आइलैंड आर्क्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं अंडर द ओशन, नेमली यूरेशियन प्लेट, और नीचे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस साइड है, इस साइड इंडियन प्लेट है। इसके साथ जापान इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जो कि दिखाता है कि किस तरीके से ओशन ओशन कोलिजन से होता है। तो याद रखिएगा, देखिए तीन टाइप के कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। सबसे पहली जो होती है दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। इस केस में फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, नो वॉल्केनिक एक्टिविटी हैपन्स। इसके बाद होती है ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जैसे कि एंडी माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स हैं। यहां पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं और उन फोल्ड माउंटेन्स में आपको वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। एंड थर्डली गाइज आपको ओशन ओशन कोलिजन देखने को मिलता है। इस केस के अंदर दोस्तों आपको आइलैंड आर्क्स देखने को मिलती हैं, प्लस इन आइलैंड आर्क्स के पास आपको ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं जो ओशन का डीपेस्ट पार्ट होती हैं। थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट ना एक दूसरे से टकराती हैं ना एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, दे जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर। एग्जांपल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट या फिर एनाटोलियन फॉल्ट जो कि टर्की में है। प्लेट्स की स्पीड की बात करें तो जितनी तेजी से आपका नाखून बढ़ता है दैट इज द स्पीड ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट। कुछ प्लेट्स बहुत स्लो हैं, जैसे कि आर्कटिक प्लेट की बात करूं या दिस आर्कटिक रिज की बात करूं, उसके आसपास की प्लेट 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर में मूव करती है। वहीं ईस्ट पैसिफिक राइज के आसपास की जो प्लेट्स हैं वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव ऑन करती हैं। एंड जब इंडियन प्लेट टूटी थी गोंडवाना से एंड इट मूव्ड अक्रॉस द ओशन टू कोलाइड विद अंगारा लैंड दोस्तों, तो उस टाइम पर इंडियन प्लेट ने फास्टेस्ट प्लेट स्पीड दिखाई थी। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये बात अब आपको क्लियर होती है कि बेसिक ड्राइविंग फोर्स क्या है प्लेट मूवमेंट की, दैट इज कन्वेक्टिव करंट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। देखिए अर्थ के सरफेस को बनाने और बिगाड़ने वाले प्रोसेसेस को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एंडोजेनिक, यानी कि इंटरनली ड्रिवन प्रोसेसेस, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से आती हैं, जैसे कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, एक्सेट्रा। इसके अलावा होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो कि एक्सटर्नली ड्रिवन होते हैं, जैसे कि सन की डायरेक्ट सनलाइट, वेदरिंग, रनिंग वाटर, विंड। फाइन। तो जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो मोस्टली एलिवेशन को इंक्रीज करते हैं और जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो एलिवेशन को डिक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप हिमालयाज को देखें, हिमालयाज आज इतने ज्यादा ऊंचे क्यों हैं? बिकॉज इसके हिमालयाज के नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही हैं। यहां पर एंडोजेनिक प्रोसेसेस डोमिनेट करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को। इसीलिए आप हिमालयन पीक्स को देखें तो उनकी हाइट हर साल कुछ सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर आप अरावलीज को देखें तो अरावलीज में भी नीचे जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। एक टाइम पर अरावलीज जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है, वो बना था जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराई थी, लेकिन अब वो टकराव खत्म हो चुका है। दैट दोज टेक्टोनिक प्लेट्स हैव कंबाइंड टुगेदर, मर्ज टुगेदर। यानी कि सिर्फ अरावलीज के ऊपर बिलियन ऑफ ईयर से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस लग रहे हैं, विंड लग रही है, वाटर एक्सेट्रा, जिसकी वजह से अरावलीज की हाइट काफी कम हो चुकी है, उनकी पीक्स काफी ज्यादा राउंड हो चुकी है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, मिलकर लैंडफॉर्म्स को शेप देते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस बाहर अनइवन रिलीफ बनाती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस अनइवन फीचर्स को घटाने में लग जाती हैं। यही ग्रेडेशन प्रोसेस है दोस्तों, जिसे लंबे समय में सरफेस फ्लैटर की तरफ जाता है, यानी कि जो सरफेस है वो स्लोली स्लोली फ्लैट होता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग की। व्हाट इज वेदरिंग? देखिए वेदरिंग एक एक्सोजेनिक प्रोसेस है। जब एक रॉक इन सीटू डिसइंटीग्रेट होती है तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। इन सीटू यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। दोस्तों वेदरिंग तीन मेजर टाइप्स की होती है। फिजिकल वेदरिंग, जब रॉक्स डिफरेंट छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होती है, उसके अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव नहीं आता है और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दिन के टाइम पर रॉक में काफी ज्यादा धूप पड़ती है, इट एक्सपैंड्स। रात के टाइम पर ठंड पड़ती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से जो टॉप लेयर है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, छोटे छोटे क्रैक्स में टूट जाती है। या फिर फ्रॉस्ट एक्शन, जब पानी
फ्रीज होता है तो इट एक्सपैंड्स, और जब वो एक्सपेंशन होती है तो वो बाहर की तरफ पुश करता है। जैसे कि जब आप एक आइस क्यूब को निकालते हैं आइस ट्रे में से, वो काफी टाइट हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके साथ साथ एक्सफोलिएशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप है केमिकल वेदरिंग। देखिए मिनरल्स का केमिकल चेंज, एग्जांपल के रूप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, रस्टिंग हो गई, कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वीक कार्बोनिक एसिड बनता है जो लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर सकता है, एंड रॉक्स के अंदर जो लाइमस्टोन है वो इसमें डिसॉल्व होकर बह सकता है, हाइड्रेशन एक्सेट्रा। थर्ड टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग, पेड़ों की जड़ें रॉक्स को तोड़ देती हैं। हम जानवर जो हैं, इंसान जो है, वो भी वेदरिंग में हेल्प करते हैं। लाइचेंस अपने अंदर से एसिड छोड़ती हैं एंड रॉक्स को अगेन वेदर करती हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग से ही सॉइल बनती है, क्योंकि रिगोलिथ जो कि वेदर्ड रॉक पीसेस है और ऑर्गेनिक मैटर मिलकर सॉइल प्रोफाइल तैयार होती है। मिट्टी की क्वालिटी, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम सब पर डिपेंड करती है। जैसे बारिश ज्यादा तो केमिकल वेदरिंग से गहरी सॉइल, ठंडे रेगिस्तान में शैलो सॉइल बनेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मास वेस्टिंग की, जिसको आप मास मूवमेंट भी कहते हैं। देखिए वेदरिंग के बाद जब मटेरियल ढीला हो जाता है तो ग्रेविटी उसे ढलान पर नीचे खींचती है। बिना किसी फ्लूइड के डायरेक्ट ग्रेविटेशन से मूवमेंट को मास वेस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दी गई है सॉइल क्रीप मूवमेंट, जिसमें धीरे धीरे सालों में मिट्टी नीचे आती है। अगर आप शिमला जाएं, मसूरी जाएं, इन एरियाज में आपको सॉइल क्रीप देखने को मिलती है, क्योंकि ये ओल्ड हिल स्टेशंस हैं। यहां पर अगर आप रेलिंग्स को देखें या फिर पोल्स को देखें, ये टेढ़े हो जाते हैं बिकॉज समय के साथ मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है, हेंस द पोल बिकम टिल्टेड। इसके साथ साथ जो पेड़ हैं, इस नीचे आते हुए मिट्टी से कॉम्पेंसेट करने के लिए दे हैव अ कर्व इन देयर ट्रंक्स। सेकंड है दोस्तों सम फास्ट मूवमेंट, जैसे कि लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकती है, जैसे कि हैवी रेनफॉल में भी अर्थक्वेक, यानी कि एक स्लोप के ऊपर से जो मटेरियल है जब वो नीचे की तरफ गिरता है उसको आप लैंड स्लाइड कहते हैं। या फिर मड फ्लो, डेब्री फ्लो भी हो सकता है। अगर किसी पहाड़ पर मिट्टी ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी एंड वाटर विल मिक्स क्रिएटिंग अ मड फ्लो। इसके साथ साथ एवलांच होता है नेक्स्ट मास मूवमेंट, जो कि स्नो का स्लोप के नीचे आना है। अब ये भी एक्सेसिव रेन स्नोफॉल की वजह से हो सकती है, अर्थक्वेक की वजह से होती है, या फिर ह्यूमन मेड भी एवलांचेस हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इरोजन एंड डिपोजिशन। देखिए अभी जो वेदर्ड मटेरियल है, ये स्लोप से गिरे हुए मटेरियल को एजेंट्स जैसे कि वाटर, एयर, ग्लेशियर्स, इनके द्वारा ये वेदर्ड मटेरियल स्लोप के साथ साथ मूव किया जाता है। जब आप इस मटेरियल को रिमूव करते हैं तो उसको इरोजन कहा जाता है, एंड कहीं ना कहीं जाकर ये मटेरियल डिपॉजिट भी होगा, उसको आप डिपोजिशन कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इरोजन के काफी सारे एजेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द 6th चैप्टर, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 6, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि लैंडफॉर्म क्या होता है। देखिए अर्थ के स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स को आप लैंडफॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हिमालयाज एक तरह का लैंडफॉर्म है, ठीक है। देन व्हाट इज अ लैंडस्केप? अब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड लैंडफॉर्म्स को आप लैंडस्केप कहते हैं। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। दोस्तों लैंडफॉर्म्स जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर, इसका रिजल्ट है। एंड साथ ही साथ इनके जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि इरोजन एंड डिपोजिशन। तो लैंडफॉर्म समय के साथ इवॉल्व होते हैं बिकॉज क्लाइमेट विद टाइम चेंज हो रहा है, एंड देयर इज ऑल्सो टेक्टोनिक मूवमेंट। हर एक लैंडफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है, जैसे कि यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप माउंटेन्स की बात करें, हिमालयाज यूथ माउंटेन है एंड अरावलीज ओल्ड माउंटेन्स है ना। तो एक टाइम पर अरावलीज यूथफुल रहे होंगे, ठीक है, काफी ऊंचे थे, कहा जाता है दे वर टॉलर देन दी हिमालयाज। चलिए अब बात करते हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर। देखिए रिवर द्वारा दो टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले आती है वी शेप वैली। देखिए जब वाटर पहली बार फ्लो करता है तो वो अपना एक चैनल क्रिएट करता है छोटा सा, उसको आप रिल कहते हैं। वो रिल स्लोली स्लोली एक्सपैंड होती है टू क्रिएट गली, एंड दैट गलीज दे एक्सपैंड फर्दर टू क्रिएट वी शेप वैली। अब ये वैलीज जो है वी शेप की डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि गॉर्ज। गॉर्ज स्टीप साइड वाली वैली होती है जिसका बॉटम और टॉप लगभग सेम विड्थ का होता है, यानी कि इट इज
ऑलमोस्ट अ वर्टिकल वैली। इसके साथ साथ जो कैनियन है वो टॉप पर ज्यादा वाइड होता है और बेस पर थोड़ा सा नैरो होता है, और जो उसकी साइड्स हैं दे आर ऑल्सो स्टेप लाइक। ठीक है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है पॉट होल्स। पॉट होल्स क्रिएट होता है रिवर के चैनल के अंदर। दोस्तों ये जो पॉट होल है ये क्रिएट होते हैं रिवर के अंदर एडी करंट की वजह से। रिवर फ्लो कर रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, एंड अगर करंट इस तरीके से नीचे की तरफ होता है तो पॉट होल्स क्रिएट होते हैं। ऐसे ही वाटरफॉल के बेसिस पर आपको प्लंज पूल्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज वाटर डायरेक्टली उस जगह पर एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इनसाइज्ड मियांडर्स। ये डीप मियांडर्स हैं दैट कट इनटू हार्ड रॉक। देखिए इनसाइज्ड या फिर इंट्रेंच्ड मियांडर्स एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, एंड नॉर्मल मियांडर जो एलुवियल प्लेन में बनते हैं दे आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। नेक्स्ट है रिवर टेरेस। देखिए ओल्ड फ्लड प्लेन के जो रेमिनेंट्स हैं उनको आप रिवर टेरेस कहते हैं। रिवर के साइड में आपको इस तरीके से स्टेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये पेयर्ड हो सकते हैं अगर दोनों साइड पर एक जैसे हैं, और अनपेयर्ड इफ दोनों साइड पर दे आर नॉट पेयर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की। सबसे पहले आते हैं एलुवियल फैंस। देखिए जब रिवर माउंटेन से नीचे आती है प्लेन्स में तो उसकी एनर्जी एकदम से रिड्यूस हो जाती है, और बहुत सारा डिपॉजिट वो माउंटेन के बेस पर करती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, क्रिएटिंग अ एलुवियल फैन। ये एक कोन शेप डिपॉजिट है माउंटेन के बेस पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेल्टास एंड एस्चुरीज। देखिए डेल्टास क्रिएट होते हैं जहां पर रिवर सी से, ओशन से या फिर किसी बड़ी लेक से मीट करे, और ये इसलिए बनते हैं बिकॉज रिवर ओशन तक पहुंचते पहुंचते अपनी एनर्जी बिल्कुल लूज कर जाती है, वहां पर स्लोप बिल्कुल नहीं बचती, एंड नाउ रिवर कैन नॉट इवन कैरी सिल्ट एंड सैंड, और उसी सिल्ट और सैंड की वजह से रिवर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। दोस्तों अगर वहां पर स्लोप हो या रिवर में एनर्जी हो या फिर रिवर में बहुत ही कम डिपॉजिट्स हों तो रिवर डायरेक्टली भी ओशन में गिर सकती है, क्रिएटिंग एंड एस्चुरी। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर आपको मोस्टली एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, एंड ईस्ट कोस्ट पर आपको देखने को मिलते हैं डेल्टास। लेकिन ईस्ट कोस्ट पर भी कुछ एस्चुरीज हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताना कौन सी रिवर ईस्ट कोस्ट पर एस्चुरी बनाती है। उड़ीसा में रिवर है, दैट इज वन ऑफ द हिंट। नेक्स्ट आते हैं फ्लड प्लेन्स पर। देखिए फ्लड प्लेन्स होते हैं रिवर अपने फ्लो में, जब पूरे सीजन में फ्लो करती है तो एक समय ऐसा आता है इट एक्सपैंड्स, जब ज्यादा बारिश होती है जब वो एक्सपैंड करती है तो इट डिपॉजिट्स दी सॉइल, और यहां पर आप देखेंगे जो सॉइल है वो रिजुविनेट होती है। इसको आप एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं। इसी तरीके से कुछ कुछ फ्लड प्लेन्स इनएक्टिव होते हैं जहां पर रिवर कॉन्स्टेंटली फ्लड अब नहीं करती है। दोस्तों फ्लड प्लेन्स दुनिया भर में वन ऑफ द बेस्ट एरियाज हैं टू डू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेचुरल लीव्स पर। देखिए कोर्स रिजेस हैं अलोंग द रिवर बैंक्स, पॉइंट बार्स, मियांडर बार्स, दीज आर कॉन्केव साइड्स ऑफ अ मियांडर। याद रखना मियांडर लेटरल इरोजन की वजह से बनता है, कट ऑफ बैंक स्टीप साइड और स्लिप ऑफ बैंक जेंटल साइड। और जब एक मियांडर को कट ऑफ किया जाता है तो ऑक्सबो लेक क्रिएट होती है। इंडिया के अंदर कोई मेजर ऑक्सबो लेक है जिसको रिसेंटली रामसर साइट बताया गया है, कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड वाटर एंड कार्स्ट टोपोग्राफी की। देखिए जब लाइमस्टोन डोलोमाइट वाले रीजन में कार्बोनेटेड वाटर गिरता है तो आपको कार्स्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। दोस्तों सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन मेन प्रोसेसेस हैं, और बल्कन के पास कास्ट रीजन पड़ता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। सबसे पहले सिंक होल, स्वालो होल्स की बात करते हैं। ये फनल शेप्ड होल्स होते हैं जो सॉल्यूशन एंड कोलैप्स की वजह से बनते हैं। फिर डोलाइंस, जो कोलैप्स सिंक होल्स हैं उनको आप डोलाइंस कहते हैं, और बहुत सारे डोलाइंस अगर एक साथ जुड़ जाएं तो उनको आप उलावास कहते हैं। देन लैपीज आपको देखने को मिलते हैं जो कि शार्प ग्रूव्स एंड रिजेस हैं लाइमस्टोन में। फिर आपको लाइमस्टोन पेवमेंट देखने को मिलती है जो स्मूथ लैपी फील्ड है। फिर आपको केव्स देखने को मिलती हैं along the bedding plane, और ये इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। इन केव्स के अंदर यू कैन फाइंड टनल्स, और उन टनल्स के अंदर आपको ओपन एंड्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप के लैंडफॉर्म्स इंडिया में आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिपोजिशनल फीचर्स की बात करते हैं। केव्स के अंदर आपको स्टेलास्टाइट्स देखने को मिलते हैं जो कि सीलिंग से लटकते हैं। केव्स की याद करने का तरीका है स्टेलास्टाइट्स, सी आ रहा है, सीलिंग से लटक रहे हैं। फिर होते हैं स्टेलगमाइट्स, जी यानी कि ग्राउंड, और जी आ रहा है यानी कि दे राइज फ्रॉम द फ्लोर। अगर स्टेलगस्टाइट्स एंड स्टेलगमाइट्स एक साथ जुड़ जाएं तो उसको आप पिलर कहते हैं या फिर डाइक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट ग्लेशियर द्वारा क्रिएटेड लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। दोस्तों ग्लेशियर्स दो टाइप के हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड वैली ग्लेशियर। जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड सबसे पहले बात करने वाले हैं इरोजनल फीचर की। साइड में एक इमेज दिख रही है आपको, बात करेंगे इस इमेज के थ्रू। देखिए ये है सर्क। सर्क आर एम्पी थिएटर लाइक हॉलोज जो कि एक माउंटेन के साइड में बनते हैं। दोस्तों इसके अलावा कभी कभी इन सर्क्स में
स्नो मेल्ट हो जाती है और लेक बन जाती है, जिसको आप टार्न लेक कहते हैं। यू कॉल इट एज टार्न लेक। दोस्तों, एक पीक के चारों तरफ आपको सर्क्स देखने को मिलते हैं और बीच में आपको हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप पीक्स भी कहते हैं, जैसे कि मेटर हॉर्न या फिर माउंट एवरेस्ट की पीक। फिर आते हैं एरेटस पर, यानी कि दो सर्क के बीच में आपको एक रिज दिखाई पड़ती है जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है, इसको आप एरिटस कहते हैं। दीज आर शार्प रिजेस। इसके साथ साथ नीचे आप देखें तो आपको ग्लेशियल वैली दिखाई पड़ रही है, यू शेप्ड जो ट्रफ्स होते हैं। कभी कभी इस मेन वैली के ऊपर आपको हैंगिंग वैलीज दिखाई पड़ती हैं। याद रखिएगा, अगर ये वैली कभी भी सी लेवल राइज की वजह से ओशन के अंदर आ जाए तो इसको आप फियॉर्ड कहते हैं, और फियॉर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने मेंस में पूछा था। नेक्स्ट डिपोजिशनल फीचर की बात करते हैं। टिल्स, टिल्स जो है वो अनसॉर्टेड ग्लेशियल डेब्री है। जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो उसका जो मटेरियल है वो जहां पर डिपॉजिट होता है, इट इज नोन एज टिल। देन यू हैव द आउट वॉश प्लेन्स, यानी कि जहां पर ग्लेशियर द्वारा मेल्टेड वाटर आगे पहुंचता है, इट डिपॉजिट्स द मटेरियल क्रिएटिंग आउटवॉश प्लेन्स। उसके बाद मोरेन्स होते हैं। मोरेन्स अगेन देखो, जो एक्टिव ग्लेशियर है उसके अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर के टोपर है, लेटरल मोरेन साइड्स पे है, और मीडियल मोरेन होता है दो ग्लेशियर जहां मिलते हैं वहां पर। इसके बाद ईस्कर्स होते हैं। ईस्कर्स यानी होते हैं साइनस रिजेस ऑफ मेल्ट वाटर डिपॉजिट बीनीथ द ग्लेशियर, याद रखिएगा। इसके बाद आपको ड्रमलिन्स देखने को मिलते हैं। ब्लंट, स्टॉस, एंड टेपर्ड लिएंड्स होते हैं, और दोस्तों ये ग्लेशियर के फ्लो को इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेव एंड कोस्टल प्रोसेसेस की। एक काफी डायनामिक और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाई रॉकी कोस्ट जो होता है, सबमर्ज्ड कोस्ट क्या होता है। देखिए, ऐसा कोस्ट जो सी लेवल राइज होने के बाद बना हो। यहां पर आपको क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केव्स देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ वेव बिल्ट टेरेस आपको देखने को मिलते हैं। देन यू हैव कोस्ट ऑफ इमरजेंस, इसको आप लो सेडिमेंट्री कोस्ट कहते हैं। यहां पर आपको डेल्टा, लगून्स, टाइडल क्रीक, स्वैम्प्स देखने को मिलती हैं, एंड इट इज डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन। इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है मोस्टली इट इज कोस्ट ऑफ इमरजेंस। इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है एक्सेप्ट द केरला कोस्ट इज कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग डिपोजिशनल फीचर्स की। बीचेस, जो सैंड और शिंगल जब डिपॉजिट करती हैं वेव्स तो बीच बनती हैं, और इन्हीं बीचेस पर कभी कभी विंड्स की वजह से आपको ड्यून्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी यही डिपॉजिट समुद्र के अंदर चला जाता है, एंड यू हैव बार्स एंड बैरियर बार्स। स्पिट्स आपको देखने को मिलती हैं, दे आर हुक्ड एक्सटेंशन ऑफ बे माउथ। फिर आपको कभी कभी इन स्पिट्स की वजह से लगून्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विंड एंड डेजर्ट लैंडफॉर्म की। सबसे पहले इरोजनल फीचर्स की बात करते हैं। पेडिमेंट क्या होता है? रॉकी फ्लोर एट माउंटेन बेस को आप पेडिमेंट कहते हैं। पेडी प्लेन क्या होता है? लो प्लेन जो कि बैक वेस्टिंग से बना है, उसको आप पेडी प्लेन कहते हैं। पलाया क्या होता है? शैलो सॉल्ट लेक्स जिस जो एल्काई फ्लैट्स क्रिएट करती हैं उनको आप पलायास कहते हैं। वहीं डिफ्लेशन हॉलोस क्या होते हैं? सॉइल के अंदर गड्ढे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द विंड फ्लोस को आप डिफ्लेशन हॉलोस कहते हैं। फिर मशरूम रॉक्स, दे आर नैरो मशरूम लाइक रॉक्स। ये क्यों बनती हैं? बिकॉज जब विंड मूव करती है तो विंड के लोअर पार्ट में ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, एंड इसीलिए उस रॉक के लोअर पार्ट में ज्यादा इरोजन होता है, टॉप पार्ट पर कम इरोजन होता है, जिसकी वजह से आपको मशरूम रॉक देखने को मिलती है। फिर आपको पेडेस्टल रॉक्स भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। डिपोजिशनल फीचर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है सैंड ड्यून्स। बर्चन इज अ टाइप ऑफ अ सैंड ड्यून जो क्रेसेंट शेप का होता है। अगर आप इसी क्रेसेंट शेप के सैंड ड्यून को बिल्कुल पैरेलल कर दें तो वो पैराबोलिक यू शेप्ड ड्यून आपको देखने को मिलता है। साइफ्स होते हैं दोस्तों बिल्कुल लॉन्ग ड्यून्स, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स, वन हॉर्न्ड ड्यू टू वेरिएबल विंड स्पीड से बनते हैं। इसी तरह से ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं जब विंड परपेंडिकुलर है ऑफ अ रॉक तो आपको ट्रांसवर्स ड्यून्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारा एटमॉस्फेयर लाइफ के सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस हैं। 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? जी हां, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्थ का 99% एटमॉस्फेयर का मास 32 किलोमीटर के अंदर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एयर जो है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, एंड कैन ओनली बी फेल्ट एज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। गैसेस सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा वाटर वेपर, एंड तीसरा डस्ट पार्टिकल। देखिए, मेजर गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन 78% है, देन ऑक्सीजन 21% के आसपास है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ये सब 1% के आसपास पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेट्रोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट गैस है। इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट माय डियर फ्रेंड्स ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है
और इसी को आप कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है, एयर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है। और दोस्तों आज के टाइम पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को काफ़ी इंक्रीज कर दिया है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन की, जो 10 टू 50 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पर पाई जाती है दोस्तों, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है। इसके साथ साथ वाटर वेपर ये काफ़ी वेरिएबल है और 4% रहता है लगभग लगभग ट्रॉपिकल एरियाज में, और कोल्ड डेजर्ट्स में, पोलर रीजन्स में ये 1% के आसपास रहता है। यानी कि जो वाटर वेपर है डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब याद रखिएगा, बहुत जरूरी है वाटर वेपर, बिकॉज वाटर वेपर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और आउटगोइंग रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इट रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर, एक्ट एज अ ब्लैंकेट, और एयर की स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को भी वाटर वेपर ही इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डस्ट पार्टिकल्स की। सी सॉल्ट, फाइन ऐश, फाइन सॉइल ऐश, स्मोक सूट, पोलन और डिसइंटीग्रेटेड मीटियोर्स, दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स जो आपको हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, और ये आपको ज्यादातर लोअर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऊपर ये चले जाते हैं दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है डस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज दे एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, एंड देन यू हैव व्हाट, रेनफॉल। देखिए हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको सब ट्रॉपिकल रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलती है ऑफ दीज पार्टिकल्स, क्योंकि वहां पर आपको ड्राई विंड्स देखने को मिलती हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की। देखिए एटमॉस्फेयर को आप 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन। सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है ये ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर थिक है। पोल्स पर इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज एयर वहां पर कंप्रेस हो जाती है कोल्ड की वजह से, अबाउट 8 किलोमीटर के आसपास। वहीं इक्वेटर पर हीट की वजह से इट एक्सपैंड्स टू 18 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। वाई? क्योंकि इसमें डस्ट है, वाटर वेपर है, और जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिना, वेदर फिनोमिना है, बादल फटना, बारिश होना, बिजली गिरना एक्सेट्रा, ये सभी के सभी इसी लेयर के अंदर होते हैं दोस्तों। अगर यहां पर हम टेम्परेचर और हाइट का रिलेशनशिप देखें, जिसको आप लैप्स रेट कहते हैं, तो आप पाएंगे कि एवरी 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है फॉर 165 मीटर। यानी कि जो लैप्स रेट है वो है 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर। यानी कि अगर आपका सरफेस पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 1 किलोमीटर ऊपर टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कैप ऑफ द ट्रोपोस्फियर की, जिसको आप ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज पर टेम्परेचर अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस होता है। पोल्स पर यह टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, -45 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ट्रोपोपॉज इज कोल्डर एट द इक्वेटर बिकॉज हाइट ज्यादा है, एंड वार्मर एट द पोल्स, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। और यहां पर टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, और इसी रीजन में आप देखें कमर्शियल फ्लाइट्स ज्यादातर फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर की, जो कि अबाउट 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही आपको ओजोन लेयर दिखाई पड़ती है। ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। विदाउट ओजोन लेयर आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल लाइफ होती ही नहीं। जब तक ओजोन लेयर नहीं बनी थी तब तक देयर वाज नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि जमीन पर लाइफ नहीं। ये काफी अच्छी लेयर है, वेरी वेरी स्टेबल लेयर, आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हाइट और टेम्परेचर की रिलेशनशिप थोड़ी सी अलग है एज कंपेयर टू दी ट्रोपोस्फियर। क्यों? बिकॉज यहां पर ओजोन लेयर है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। यहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और यहां पर इस ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेसोस्फियर की। मेसोस्फियर 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में आपको मिलता है फ्रॉम द सरफेस। यहां पर अगेन देयर इज नथिंग टू एब्जॉर्ब सन्स हीट, हेंस विद हाइट टेम्परेचर डिक्लाइंस अगेन। दोस्तों यहां पर -100 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है, और मीसोपॉज में आप देखेंगे इट बिकम्स वेरी वेरी कोल्ड। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। देन आता है थर्मोस्फियर, जिसके अंदर आइनोस्फियर भी कंटेंट है। 80 टू 400 किलोमीटर के बीच में थर्मोस्फियर आता है। इट कंटेन्स आयन, बिकॉज यहां पर हवा इतनी पतली होती है, सन की एनर्जी इतनी हाई होती है दैट द इंडिविजुअल एटम दे मॉलिक्यूल्स दे टर्न इनटू आयंस। आयनाइजेशन यहां पर होती है, और इसी आयन की वजह से वी कैन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। यही रीजन है जहां पर आपको ऑरोरास भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। हाँ, थर्मोस्फियर के अंदर देखिए हाइट के साथ अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन। एक्सोस्फियर के अंदर अगेन टेम्परेचर के साथ, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। वाई? गाइस, नथिंग टू एब्जॉर्ब सन्स हीट।
400 किलोमीटर के ऊपर आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिलता है। इट इज द अपर मोस्ट लेयर एंड इट मर्जेस विद स्पेस। है चैप्टर नंबर 8। देखिए हमारी अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज पाइल ऑफ एयर जिसको आप कहते हैं एटमॉस्फेयर। दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू सनलाइट गुजरती है एंड ये सनलाइट जब आती है तो इट इज डायरेक्ट सनलाइट। इसको आप कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इनसोलेशन। दोस्तों इसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, हमारी लैंड हीटअप होती है। लेकिन जब हमारी लैंड हीटअप होती है एंड एटमॉस्फेयर हीटअप होता है तो ये इस एनर्जी को वापस से रेडिएट बैक करता है और इसी को आप कहते हैं आउट गोइंग रेडिएशन, जिसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि हमारी जो अर्थ है उसका हर एक जगह एक जैसा इवनली सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। देयर इज अ वेरिएशन इन दिस एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से आपको प्रेशर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और इसी प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से विंड मूवमेंट होती हैं जो कि क्लाइमेट को भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंसोलेशन की। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, इसलिए आप शॉर्ट वेव रेडिएशन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें, अर्थ सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल सोलर आउटपुट रिसीव करती है और अगर आप एटमॉस्फेयर के टॉप पर जाएं और वहां पर कैलकुलेट करें कि कितना आउटपुट हमें मिलता है, इट इज ओनली 1.94 कैलोरीज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके बाद अर्थ की पोजीशन एंड सोलर आउटपुट को भी देख लेते हैं। देखिए एपीहीलियन के दौरान हमारी अर्थ सन से फारदेस्ट होती है एट 152 मिलियन किलोमीटर्स। यहां पर सबसे लेस एनर्जी हम रिसीव करते हैं, इट कम्स अबाउट अराउंड 4th ऑफ जुलाई। वहीं पेरीहीलियन में जो कि 3rd जनवरी को होता है, अर्थ सन से 147 मिलियन किलोमीटर होती है एंड मैक्सिमम सोलर आउटपुट रिसीव करती है। लेकिन दोस्तों ये जो डिस्टेंस की वेरिएशन है इसको लैंड और सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बिल्कुल निगेट कर देती है, ऑफसेट कर देती है। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग अगर आप ध्यान से देखें तो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ज्यादा पानी है, लेस लैंड है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है, कम पानी है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन की। तो इंसोलेशन वेरी क्यों करती है? सबसे पहले अर्थ की रोटेशन की वजह से, सेकेंडली इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, यानी कि अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं नियर 90 डिग्री, और जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो मैक्सिमम एनर्जी रिसीव होती है। वहीं पोल्स के पास सन की रेज बहुत लो एंगल पर पड़ती हैं और ये जो लो एंगल क्रिएट होता है ये दिखाता है दैट अर्थ रिसीव्स एट दिस पॉइंट वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। आप एक टॉर्च को बिल्कुल सीधे तरीके से दीवार पर मारकर देखिए, एक बहुत ही जगमगाता हुआ गोला मिलेगा। लेकिन जब आप टॉर्च को टेढ़ा कर देंगे तो वो जो गोला है दैट विल बिकम इन्फ्लेटेड, बड़ा हो जाएगा, बट एट सिंगल पॉइंट आप देखें इट विल बिकम लेस ग्लोई। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है डे लेंथ पर भी डिपेंड करता है कितनी इंसोलेशन रिसीव करेगा कोई जगह, साथ ही एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी पर भी डिपेंड करता है, और फिफ्थ लैंड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। देखिए जो हमारी अर्थ है इट इज tilted, you all know this thing, and it is tilted at 23.5 degrees, और इसकी वजह से काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। बिकॉज हमारी अर्थ जब जून के दौरान समर सोल्स्टिस एक्सपीरियंस करती है तो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका होता है, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा एनर्जी रिसीव होती है एंड आप देखेंगे इट बिकम्स समर इन नॉर्थ एंड विंटर्स इन साउथ हेमिस्फीयर। इसी तरीके से दोस्तों जैसे हमारी अर्थ सितंबर में यहां पहुंचती है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव करते हैं, क्रिएटिंग नॉर्थ में ऑटम एंड साउथ हेमिस्फीयर में विंटर्स होती है। इसको आप इक्विनॉक्स कहते हैं, डेट्स मैंने साइड में लिखी हुई हैं। उसके बाद दिसंबर आता है। दिसंबर में जो साउथ हेमिस्फीयर है इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, जिसकी वजह से साउथ हेमिस्फीयर में समर रहती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर रहती है, और दोस्तों इसको आप विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। एंड देन जो हमारी अर्थ है वो मार्च में यहां पर आ जाती है। जो टाइम दोस्तों मार्च का है इक्विनॉक्स का टाइम। अगेन यहां पर नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन रिसीव करते हैं, creating spring in the north and autumn in the south hemisphere. That is quite important. तो इसके साथ साथ विंटर्स में आप देखेंगे जो सनरेज हैं दे हैव टू ट्रैवल थ्रू अ लार्जर एटमॉस्फेयर, है ना। जब टेढ़ी वो आ रही हैं, अगर ये एटमॉस्फेयर था सीधी आ रही है दे हैव टू ट्रैवल ओनली दिस पार्ट, अगर वो टेढ़ी आ रही हैं दे हैव टू ट्रैवल मोर इन द एटमॉस्फेयर, तो वो अपनी एनर्जी और लूज करती हैं स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन की। देखिए एटमॉस्फेयर लार्जली ट्रांसपेरेंट है टुवर्ड्स शॉर्ट वेव रेडिएशन। वाटर वेपर, ओजोन, गैसेस, ये सब की सब जो चीजें हैं
इट कैन एब्जॉर्ब नियर इंफ्रारेड रेडिएशन इन द ट्रोपोस्फियर। डस्ट पार्टिकल्स भी डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि ब्लू स्काई और रेड सनसेट जो होते हैं, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इंसोलेशन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप ट्रॉपिक्स की बात करें तो ट्रॉपिक्स पे आपको अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर दिखता है, और वहीं पोल्स पर सिर्फ ये घटकर 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। याद रखिएगा कि मैक्सिमम सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर कम बादल बनते हैं, देयर इज लेस अमाउंट ऑफ क्लाउड्स देयर। इक्वेटर पर आपको थोड़ी सी कम इंसोलेशन मिलती है, बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होती है। कॉन्टिनेंट्स को अगर आप देखें तो वहां पर ओशन से ज्यादा इंसुलेशन मिलती है, सेम रीजन है, ओशंस के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होती है। समर में अगेन आपको ज्यादा इंसुलेशन देखने को मिलती है देन द विंटर्स, बिकॉज सन रेज आर कमिंग स्ट्रेट, दे विल हैव टू ट्रैवल लेस इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की। देखिए जो कंडक्शन है वो सबसे पहला प्रोसेस है। देखो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी बाय कांटेक्ट, यानी कि जब हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है वो उसके ऊपर की हवा से कांटेक्ट में है, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन दोस्तों, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय के बर्तन में जब ऊपर की तरफ एक उबाल आता है, वो क्यों आता है? बिकॉज नीचे से गैस उस लिक्विड को गर्म करती है, वो गर्म लिक्विड लेस डेंस होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है और साइड में नीचे चला जाता है, बिकॉज साइड का जो लिक्विड है ठंडा है, बिकॉज ऑफ दैट वो उबाल दिखता है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। इसी तरीके से हमारी एयर भी हीट होती है, warm air moves up and then like that it diverges creating what cyclonic zones। ठीक है, तो कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होता है। याद रखिएगा जो कंडक्शन है वो भी सिर्फ लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। नेक्स्ट है एडवेक्शन। देखिए एडवेक्शन इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। एग्जांपल के रूप में लू चलती है तो वो राजस्थान की हीट दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कर देती है, दैट इज एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज एडवेक्शन, जिसको आप विंड भी कहते हैं नॉन टेक्निकल भाषा में। इसके बाद आती है ऑफ कोर्स दोस्तों रेडिएशन, यानी कि सन की लाइट डायरेक्टली रेडिएशन के थ्रू हीट अप करती है। तो आइए बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। हमारी अर्थ शॉर्ट वेव इंसोलेशन को रिसीव करती है, हीट होती है और उस हीट को वापस से री रेडिएट करती है। और जब ये री रेडिएट करती है इट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो मोस्टली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती है। और इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ वाटर वेपर भी इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका अ वार्म कार। जब आप अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा कर देते हो तो गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, क्यों? बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट शीशे के थ्रू अंदर तो आ जाती है, लेकिन जब आपकी गाड़ी के अंदर आपकी सीट, आपका कैबिनेट एक्सेट्रा इस डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, गर्म होता है एंड वापस एनर्जी को रेडिएट करता है, तो ग्लास डू नॉट अलाउ दिस एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन टू गो आउट, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर एक्सेसिवली ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं हीट बजट की। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप पर 100 यूनिट ऑफ इंसुलेशन मिलती है। अब इस 100 यूनिट में से 27% जो इंसुलेशन है वो डायरेक्टली क्लाउड्स द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, 2% स्नो और जो आइस है और जो व्हाइट पार्ट है हमारी अर्थ के सरफेस के वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और 6% दोस्तों स्कैटर हो जाती है, यानी कि टोटल 35% ऑफ आउट ऑफ दिस 100 इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। इसको कहते हैं हम अर्थ का एल्बीडो। एल्बीडो यानी कि अलविदा, डायरेक्ट लाइट जो बाहर जा रही है दैट इज एल्बीडो। याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आयंस हैं, इसके अलावा ओजोन है, इसके अलावा आप देखें डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, जो डायरेक्ट इंसुलेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर अबाउट 14% इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करता है। तो 35 प्लस 14 इज 49, बचती है 51%, और 51% जो इंसुलेशन है वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है। अब अर्थ की सरफेस 51% ऑफ द इंसुलेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस 51% में से इसको री रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। 17 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में चली जाती हैं री रेडिएट होके, और 34 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू वाटर वेपर एंड ग्रीन हाउस गैसेस। याद रखिएगा इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 6 डायरेक्ट है, 6%, 9% कन्वेक्शन टर्बुलेंस की वजह से, 19 इज लेटेंट हीट। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है उसके बाद? देखो एटमॉस्फेयर के पास 14% पहले की इंसुलेशन थी और अब 34% और आ गई है, यानी कि टोटल एटमॉस्फेयर के पास 48 यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसको स्लोली एटमॉस्फेयर वापस स्पेस में रेडिएट कर देता है, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दैट मींस
नेट बजट इज जीरो, जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस है, साउथ हेमिस्फीयर का कांस्टेंट जो एवरेज टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, और ये बहुत सालों से है। स्लोली स्लोली ये चेंज हो रहा है बिकॉज हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड अप कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं किसी भी रीजन के। सबसे पहले लैटिट्यूड है। हायर लैटिट्यूड लेस इंसोलेशन आप रिसीव करेंगे, ठंडक आपको मिलेगी। ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, यानी कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी कम वहां पर आपको लॉन्ग वेव रेडिएशन देखने को मिलेगी, और लैप्स रेट के हिसाब से टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। शिमला ठंडा है, दिल्ली गर्म है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको आप कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं, अगर आप सी के पास हैं तो वहां पर टेम्परेचर्स मॉडरेट रहते हैं बिकॉज सी के साथ, पानी के साथ हीट एक्सचेंज होती है। एयर मासेस और ओशन करंट्स भी किसी भी रीजन को वार्म या फिर कोल्ड बना सकते हैं, और कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि टोपोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। ये है आइसोथर्म्स का मैप, और मैंने आपको 5 गोल्डन पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों ये है आइसोथर्म्स का मैप इन जनवरी, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। जस्ट गो एंड रीड इट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। देखिए नॉर्मली जब आप सरफेस से स्काई में जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, जिसको आप नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशन बनती है जहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज, जिसको आप कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसको हम नेगेटिव लैप्स। चैप्टर नंबर 9 बात करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम की। देखिए हमारा जो टेम्परेचर है इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। वार्म एयर एक्सपैंड होती है एंड इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इट राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इट सिंक्स क्रिएटिंग हाई प्रेशर। और जो एयर है याद रखिएगा इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक बैलून को जब आप फुलाते हैं तो उसके अंदर उसका मेम्ब्रेन एयर को पुश करता है क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर इनसाइड, और बाहर जो प्रेशर है वो लो होता है, इसलिए जब आप बैलून को छोड़ते हैं तो हवा अंदर से बाहर जाती है। दोस्तों इसी विंड की वजह से हीट एंड मॉइस्चर हमारी अर्थ पर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस आपको देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। एंड राइजिंग एयर की वजह से ही आप देखेंगे एयर कूल्स डाउन। कूल डाउन होने की वजह से जो पानी है, जो वेपर है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, जिसकी वजह से कॉन्डेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, और लेटर बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। देखिए आपके ऊपर काफी सारी एयर है, उस एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिंच रहे हैं, और यही प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, जिसको आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही एयर, जो कॉलम ऑफ एयर है आपके सर के ऊपर, वो कम होती जाएगी, यानी कि हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रिड्यूस होता जाता है। नॉर्मली सी लेवल पर जो प्रेशर है वो अबाउट 1013 मिलीबार होता है। आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं 898 मिलीबार हो जाता है, 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं 540 रह जाता है, 10 किलोमीटर ऊपर सिर्फ 265 के आसपास ये रह जाता है। और इतना स्ट्रॉन्ग वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर कोई स्पेशल केस नहीं होता टेम्परेचर इन्वर्जन की तरह। हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ही घटता है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की। आप साइड में आइसोबार का मैप देख सकते हैं। आइसोबार ऐसी लाइंस होती हैं, दे ज्वाइन एरियाज ऑफ इक्वल प्रेशर। प्रेशर किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों वर्ल्ड ओवर आपको कुछ ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेटर के आसपास हीटिंग की वजह से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनती है। पोल्स पर आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है बिकॉज अगेन ऑफ कूलिंग। यानी कि ये जो 3 प्रेशर बेल्ट हैं दे आर थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। इसके साथ साथ अगर आप अर्थ को बिल्कुल स्टैटिक कर देते तो इस इक्वेटर पर लो प्रेशर बेल्ट और जो पोल्स पर हाई प्रेशर बेल्ट है इसके बीच में कपलिंग होती, यानी कि पोल से जो एयर है वो इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू करती। लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज हमारी अर्थ एक रोटेटिंग बॉडी है। तो जब पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव करती है एयर ऑन द ग्राउंड तो वो 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास पहुंचकर थोड़ी सी गर्म हो जाती है एंड वार्म एयर अगेन राइज करती है क्रिएटिंग सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही दोस्तों 30 डिग्री के आसपास आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को आप डोल ड्रम्स कहते हैं या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल हाई को आप हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं बिकॉज पुराने टाइम में जब इस लैटिट्यूड को क्रॉस करना होता था यूरोपियंस को तो दे नीडेड विंड टू क्रॉस इट, लेकिन यहां पर विंड बहुत कम चलती थी हाई प्रेशर होने के कारण।
इसीलिए उनको अपनी शिप्स का वेट कम करना पड़ता था, जिसके लिए वो हॉर्सेस को समुद्र में फेंक देते थे। तो इस सभी की सभी प्रेशर बेल्ट स्टैटिक नहीं है, एग्जैक्टली इक्वेटर पर नहीं बनेगी। सन जैसे जैसे नॉर्थवर्ड जाएगा वैसे वैसे सारी प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ मूव करेंगी, एंड सन जैसे जैसे साउथवर्ड आएगा ये सारी प्रेशर बेल्ट वापस से साउथवर्ड मूव करेंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे यू हैव सीजनल माइग्रेशन ऑफ these pressure belt with the movement of the sun। मैंने बहुत बढ़िया एनिमेशन बनाई है जिसके थ्रू आप इस मूवमेंट को देख सकते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉनसून एज वेल। अब बात करते हैं दोस्तों हम विंड जनरेटिंग फोर्सेस के बारे में। देखिए, विंड जनरेट करने के लिए देयर आर 3 मेन फोर्सेस। सबसे पहले है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड थर्ड है कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स है, और इस बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स को अगर आप देखें तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, देख सकते हैं साइड में। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा दो जगहों में, उतनी ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करते हैं तो सरफेस के पास विंड की स्पीड कम होती है, लेकिन आप सरफेस से जितना दूर जाते हैं विंड की स्पीड बढ़ती जाती है। हायर फ्लोर्स पर विंड की स्पीड ज्यादा होती है, याद रखिएगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों कोरियोलिस फोर्स जो होती है, इट डिफ्लेक्ट विंड राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर और लेफ्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर। ये क्यों बनती है? कोरियोलिस फोर्स बनती है दोस्तों अर्थ की रोटेशन की वजह से। याद रखिएगा, इक्वेटर पर ये 0 होती है और पोल्स पर ये मैक्सिमम होती है, और यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। क्यों होता है आप याद रखना। कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा है अर्थ की रोटेशनल स्पीड इनटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो थीटा अगर 90 डिग्री है यानी कि पोल्स पर है तो साइन 90 इज 1, एंड इक्वेटर 0 है तो साइन 0 इज 0। नेक्स्ट बात करते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में। ये आपको अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब कोरियोलिस फोर्स के बराबर हो जाती है तो विंड मूव्स पैरेलल टू द आइसोबार क्रिएटिंग जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सरफेस विंड्स के बारे में। ठीक है, देखो जो सरफेस विंड्स हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, लो प्रेशर के अराउंड जो विंड्स हैं उसको आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि विंड ऊपर की तरफ उठती है और आसपास की एरिया से जो विंड है वो इस तरफ जाती है। वहीं हाई प्रेशर में विंड नीचे की तरफ आती है और हर तरफ जो विंड है वो रेडिएट होती है। इसको आप एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि लो प्रेशर के अराउंड जो विंड है वो एंटी साइक्लोनिक डायरेक्शन में मूव करती है। वहीं दोस्तों अगर आप बात करें हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर के अराउंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड क्लॉकवाइज मूव करती है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड क्लॉकवाइज और हाई प्रेशर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब बात करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। पहला फैक्टर है लैटिट्यूडनल हीटिंग, दूसरा है प्रेशर बेल्ट, और तीसरा है सीजनल माइग्रेशन ऑफ द बेल्ट्स, चौथा है लैंड ओशन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड पांचवा है अर्थ की रोटेशन। तो गाइस आइए बात करते हैं अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की। हम विंड के कॉन्सेप्ट को अब कंबाइन करने वाले हैं जो हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले आपको 0 से 30 डिग्री के बीच में हेडली सेल देखने को मिलता है। ये वो रीजन है जहां पर इक्वेटर पर विंड राइज करती है, और बिकॉज इक्वेटर पर विंड राइज करती है तो इट डाइवर्ट्स इन द अपर ट्रोपोस्फियर और वो जाती है 30 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री के आसपास विंड डिसेंड करती है, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर, क्रिएटिंग अ सेल नोन एज हेडली सेल। आ रही है बात समझ? राइजिंग एयर एट आईटीसीजी एंड डिसेंडिंग एयर एट सब ट्रॉपिक्स। ऐसे ही फेरल सेल क्रिएट होता है दोस्तों 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। यहां पर क्या होता है, राइजिंग एयर एट दी सब पोलर लो एंड डिसेंडिंग एयर एट सब ट्रॉपिकल हाई। ऐसे ही लास्टली पोलर सेल आपको देखने को मिलते हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हेमिस्फीयर, डिसेंडिंग कोल्ड एयर एट पोल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स मूविंग टुवर्ड्स मिड लैटिट्यूड। अब इन सेल्स के अंदर आपको प्लैनेटरी विंड्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हेडली सेल में मूव करती हैं ट्रेड विंड्स। देखिए ट्रेड विंड्स क्यों कहलाई जाती हैं? बिकॉज इनका यूज करके पास्ट में ट्रेड किया जाता था। देखिए विंड की जो नेमिंग है वो हमेशा उसके ओरिजिन डायरेक्शन के ऊपर होती है। अगर विंड नॉर्थ से आ रही है तो उसको नॉर्थली विंड कह देंगे, वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली विंड कह देंगे। तो ये ट्रेड विंड्स जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए वी विल कॉल देम एज नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स इन द साउथ हेमिस्फीयर। उसके बाद आपको फेरल सेल में वेस्टर्लीज देखने को मिलती हैं, जो गाइस नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर आप ध्यान से देखें दे बिकम व्हाट
दे आर साउथ वेस्टर्लीज, और साउथ हेमिस्फीयर में दे आर नॉर्थ वेस्टर्लीज। उसके बाद आपको पोलर ईस्टर्लीज देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से बिल्जार्ड्स आ सकते हैं थोड़े से मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में। तो उसके बाद हम बात करते हैं ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन की, ईएनएसओ की। ईएनएसओ यानी कि एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशंस की। देखिए, इन सब सेल्स के बारे में हमने बात करी। ये सेल्स जो है ये वर्टिकल है ना, यहां पर एक है, फिर यहां एक है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ओशंस के अंदर हमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेल्स भी देखने को मिलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, ये इंडिया के ऊपर मॉनसून को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीजनल एंड लोकल विंड्स की। सबसे पहले बात करने वाले हैं लैंड एंड सी ब्रीज की, जो कि एक तरह की पीरियोडिक विंड है। देखिए, दिन के टाइम पर, डे के टाइम पर लैंड बहुत जल्दी हीट अप होती है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि जो वाटर है, सी है, उसकी स्पेसिफिक हीट हायर है देन दी लैंड। जब आप पानी भी उबालते हैं गैस पर, तो पानी काफी देर तक गर्म रहता है। तो ड्यूरिंग द डे लैंड पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सी के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सी से लैंड की तरफ विंड मूव करती है, क्रिएटिंग सी ब्रीज। नाम सी क्यों है? बिकॉज सी से आ रही है। देन नाइट के टाइम पर लैंड लूजेस इट्स हीट वेरी वेरी फास्ट। वहीं जो सी है, वो पानी जो गर्म हुआ है वो थोड़ी देर तक गर्म रहता है, तो सी के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है एंड लैंड के ऊपर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अब लैंड से लेकर सी की तरफ एक ब्रीज चलती है, जिसको आप लैंड ब्रीज कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों माउंटेन एंड वैली विंड्स भी होती हैं। डे के टाइम पर क्या होता है कि जो माउंटेन्स की स्लोप हैं दे बिकम वार्मर, वैलीज जो होती हैं वो कोल्डर रहती हैं, इसीलिए जो विंड है वो नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि वैली से जाती है वो ऊपर की तरफ, माउंटेन की तरफ, जिसको आप एनाबैटिक विंड भी कहते हैं, या फिर सिंपली उसको आप वैली विंड भी कहते हैं। नेक्स्ट, रात के टाइम पर माउंटेन काफी ठंडे हो जाते हैं, वैली उतनी ठंडी नहीं होती है। तो अब क्या होता है कि यानी कि माउंटेन की स्लोप पर क्रिएट होता है एक हाई प्रेशर, कोल्ड की वजह से वैली में रहता है थोड़ा सा लो प्रेशर, तो विंड मूव करती है फ्रॉम स्लोप टू दी वैली, नोन एज व्हाट? जी हां, कैटाबैटिक विंड। एना असेंड, ऊपर जा रही है, कैटा नीचे की तरफ काटते हो, कैटाबैटिक विंड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दीज टू आर एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक विंड। नाउ गाइस, कुछ लोकल विंड्स हैं, जैसे कि हरमटन है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से गुल्फ ऑफ गिनी की तरफ चलती है। ऐसे सिरोको है, जो कि सहारा डेजर्ट से यूरोप की तरफ फ्लो करती है। इसके अलावा दूसरे विंड्स भी हैं, जिसको आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं एयर मासेस एंड फ्रंट्स की। व्हाट इज अ एयर मास? देखिए, एयर मास इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एग्जांपल के रूप में, अगर सहारा डेजर्ट के ऊपर जो एयर है वो बहुत देर तक सहारा डेजर्ट के ऊपर रहे, तो इट इज गोइंग टू एक्वायर जो सहारा डेजर्ट की प्रॉपर्टीज हैं, उसको उसकी उसकी जो हीट है वो बहुत हाई हो जाएगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, एंड इट वुड बी वेरी वेरी ड्राई एज वेल। ठीक है, तो उसी को आप एयर मास कहते हैं। तो एयर मास हमेशा एक होमोजीनियस रीजन के ऊपर क्रिएट होता है। देखिए, कुछ मेजर टाइप के एयर मासेस दिए हुए हैं। एम टी एयर मास यानी कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल, सी टी एयर मास यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, एमपी यानी कि मैरीटाइम पोलर, सीपी यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर, और सी यानी कि कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो आप देखेंगे जो टेम्परेट सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस एक दूसरे से टकराते हैं, क्रिएटिंग व्हाट? यस, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और इन रीजन्स की जो रेनफॉल है वो इन एयर मासेस के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं तो उनको आप फ्रंट्स कहते हैं, यानी कि इट इज नथिंग बट बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस। तो एक कोल्ड फ्रंट होता है जहां पर कोल्ड एयर इन्वेड करती है वार्म एयर की टेरिटरी को, क्रिएटिंग अ कोल्ड फ्रंट। उसके बाद देखो, याद रखना, कोल्ड फ्रंट की एनर्जी हायर होती है, यहां पर जो रेनफॉल है वो भी काफी ज्यादा तेज होती है। किस तरह से होता है मैंने साइड में दिया हुआ, एक बार उसको पॉज करके पढ़ लेना। देन वार्म फ्रंट में क्या होता है कि वार्म एयर इज द एग्रेसर, वार्म एयर एडवांसेस इनटू द रीजन ऑफ कोल्ड एयर, यहां पर भी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। देन स्टेशनरी फ्रंट, यानी कि वार्म एयर इस तरफ निकल गई, कोल्ड एयर इस तरफ निकल गई, मेट्रोलॉजिकली इनएक्टिव ये फ्रंट होता है, कोई इंटरेक्शन इसमें नहीं हो रहा। देन होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। देखिए, ऑक्लूडेड फ्रंट तब बनता है जब एक स्टेशनरी फ्रंट कोरियोलिस फोर्स की वजह से कोल्ड एयर यहां से इन्वेड कर रही है, वार्म एयर यहां से इन्वेड कर रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको ऑक्लूडेड फ्रंट देखने को मिलता है। इसमें वार्म एयर पूरी तरह से लिफ्ट की कर दी जाती है बाय कोल्ड एयर मास, माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको मिड और हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज बियॉन्ड 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। ये आपको अलोंग पोलर फ्रंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, वार्म एयर साउथ की डायरेक्शन से आती है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन से आती है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड कोल्ड एयर नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ की डायरेक्शन से आती है और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ की डायरेक्शन में आती है। और
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इट डेवलप्स इनटू अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स विद वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स। तो आपको यहाँ पर वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स देखने को मिलते हैं, ऑक्लूसिव फ्रंट होता है। देखिए बेसिकली होता क्या है ऑक्लूसिव फ्रंट में, जहां से कोल्ड एयर इन्वेड कर रही है वहां पर क्रिएट होता है एक कोल्ड फ्रंट, जहां से वार्म एयर इन्वेड कर रही है वहां पर क्रिएट होता है एक वार्म फ्रंट। लेकिन जो कोल्ड फ्रंट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, सो इट ट्राइज टू ओवरटेक द कोल्ड फ्रंट्स। और इसी प्रोसेस में आप देखेंगे एक टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए चलिए अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, जहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स टेम्परेट रीजन में बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बनते हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए 5 मेजर कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आपको हाई सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए होता है, हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोन, याद रखिएगा। इसी वजह से इक्वेटर पर कभी भी साइक्लोन नहीं बनता, एंड इक्वेटर को कभी भी जो साइक्लोन है वो क्रॉस भी नहीं करता है, बिकॉज नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स हैं दे आर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ हेमिस्फीयर के जो साइक्लोन्स हैं दे आर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है दैट इज स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, यानी कि जो विंड ऊपर की तरफ उठ रही है इट शुड राइज कॉन्स्टेंटली, उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी की वजह से जो लो प्रेशर है वो और स्ट्रांग होता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपको एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया भी चाहिए होता है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। एंड द फिफ्थ क्राइटेरिया इज अपर एयर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, यानी कि जब हवा ऊपर की तरफ उठ रही है लो प्रेशर में तो ऊपर जाकर ट्रोपोपॉज के पास इट मस्ट डाइवर्ट आउट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं फॉर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो उसके सेंटर में जो प्रेशर है वो लोएस्ट होता है, एंड सेंटर में जहां पर प्रेशर लोएस्ट है उसको आप आई ऑफ अ साइक्लोन कहते हैं। वहीं आप उसके अराउंड देखेंगे तो आपको आई वॉल देखने को मिलती है, एंड आई टू आई वॉल आप देखेंगे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। दोस्तों आई के ऊपर जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी कम होती है, वहां पर रेन क्लाउड्स हैं वो थोड़े से कम बनते हैं, लेकिन आई वॉल के अराउंड काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, और यही रीजन है जहां पर आपको हाईएस्ट विंड स्पीड भी देखने को मिलती है। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया के अराउंड अरेबियन सी में भी बनते हैं, एंड इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में भी बनते हैं। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लोकल विंड्स के साथ मूव कर सकते हैं, यानी कि मॉनसून के दौरान जब विंड्स इंडिया की तरफ होती हैं दे कैन हिट द वेस्ट कोस्ट, एंड नॉर्मली जब विंड्स इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ होती हैं और बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन बना तो इट कैन हिट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट इज मोर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स व्हेन कंपेयर टू दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नाउ दोनों तरह के साइक्लोन्स में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जहां मिड लैटिट्यूड्स में बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में बनता है। ओरिजिन की बात करें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पर और सी पर दोनों जगह पर बन सकता है, वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर बनता है। लैंड के ऊपर जैसे वो लैंडफॉल करता है इट लूजेस इट्स एनर्जी एंड इट डेसिपिएट्स। इसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर एक फ्रंटल सिस्टम होता है। दोस्तों आपको पता है एक ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। वहीं दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक स्पाइरल ऊपर जाता हुआ होता है ऑफ द एयर, आई वॉल्स को कहते हैं, सेंटर में एक आई होती है। दोस्तों साइज की बात करें तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी कि आपका टेम्परेट साइक्लोन लार्जर होता है इन डायमीटर लेकिन लेस एनर्जी वाला होता है। वहीं दोस्तों एक ट्रॉपिकल साइक्लोन स्मॉलर होता है लेकिन इट हैज हाई एनर्जी विंड स्पीड, इसीलिए टेम्परेट साइक्लोन की लोअर होती है व्हेन कंपेयर टू हायर विंड स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। मूवमेंट की बात करते हैं, जनरल मूवमेंट की बात करें अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन की तो वो मोस्टली वेस्टर्लीज वाले एरिया में होता है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो जनरली ट्रेड विंड्स के साथ ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। लास्टली बात करते हैं दोस्तों हम लोग साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को आप डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आप डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन में आप इसको साइक्लोन कहते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स कहते हैं अमेरिका के आसपास। वहीं दोस्तों वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून, एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली। इसको हम वॉच एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, WATCH। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आइए आगे बात करते हैं हम लोग थंडरस्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज की। देखिए थंडरस्टॉर्म क्या है? थंडरस्टॉर्म इज नथिंग बट अ कन्वेक्टिव करंट गोइंग अप, यानी कि बहुत ज्यादा हीटिंग हुई और उस हीटिंग की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से एग्रेसिवली हवा ऊपर की तरफ उठती है और बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर लोकली क्रिएट हो जाता है, जो लो प्रेशर आसपास के एरिया से विंड को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, जो हमारी आंधी आती है गर्मियों के टाइम पर, जो टाइम पर अप्रैल है, मई का महीना है,
तो ये आंधी इज लाइक अ थंडरस्टॉर्म ओनली। आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, एवरीथिंग कूल्स डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्यूमुलो क्लाउड्स देखने को मिलते हैं विद थंडर एंड लाइटनिंग। कभी कभी हेल भी, यानी कि जो फ्रीजिंग रेन होती है वो भी आ जाती है, और कभी कभी ड्राई थंडरस्टॉर्म से डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इसको हम आंधी बोलते हैं। दोस्तों टॉर्नेडोज फनल शेप्ड वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होते हैं। दे आर जस्ट लाइक थंडरस्टॉर्म्स, बट यहाँ पर क्या होता है, दे मोस्टली आर फॉर्म्ड इन मिड लैटिट्यूड्स। ये कभी कभी बिहार साइड में भी बनते हैं, याद रखिएगा। इंटेंस लो प्रेशर बनता है कोर पर, और जो टॉर्नेडो सी के ऊपर बनता है उसको आप वाटर स्पाउट कहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। यहाँ से यूपीएससी काफी बार एमसीक्यू पूछ चुका है, साइड में आपको सारे एमसीक्यूज दिख जाएंगे, जस्ट लुक एट देम। चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? देखिए, हवा में मौजूद वाटर वेपर को आप ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी तीन टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दिए गए वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वेपर है, यानी कि ग्राम पर मीटर क्यूब। ये टेम्परेचर के साथ बदलती है। गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर रख सकती है, ठंडी हवा कम मॉइस्चर रख सकती है, बिकॉज गर्म हवा में मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर होते हैं, तो दे हैव मोर स्पेस टू कीप द मॉइस्चर। वहीं जो ठंडी हवा है उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास होते हैं, इट हैज लेस स्पेस टू कीप द मॉइस्चर। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। देखिए, जहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम वाटर वेपर को इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर नाप रहे थे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में वी मेजर हाउ मच वाटर वेपर इज देयर इन अ किलोग्राम ऑफ एयर, यानी कि ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर। नेक्स्ट आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबसे कॉमन मेजर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितनी भी मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए। अगर पानी का ग्लास हाफ फुल है तो आप कहेंगे इट इज 50% फुल। अगर वो पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो पानी बाहर चला जाएगा। इट इज 100% फुल, यानी कि जो ग्लास ऑफ वाटर है इट इज फुली सैचुरेटेड। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट इज इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर इन द एयर डिवाइडेड बाय एयर की कैपेसिटी टू कंटेन द मॉइस्चर, मैक्सिमम कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर, इनटू 100। यानी कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 है तो आपकी एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड है, और उसके बाद अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो कंडेंसेशन हो जाएगी, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी को सिस्टम में डालते हैं तो अगेन कंडेंसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं कंडेंसेशन की। देखिए, जब वाटर वेपर लिक्विड वाटर में या फिर आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है तो उसको आप कंडेंसेशन कहते हैं। अगर ये कंडेंसेशन अपर ट्रोपोस्फियर में होता है, जहां पर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई भी मौजूद है, तो क्लाउड्स बन सकते हैं। अगर वो सरफेस के पास होता है तो फॉग बन सकता है, मे बी मिस्ट बन सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं ड्यू की, जिसको आप ओस कहते हैं। जब ठंडी रात पड़ती है तो देखो सरफेस बहुत ठंडा हो जाता है, एंड दैट कोल्ड सरफेस इट कूल्स द एयर जो जस्ट उसके ऊपर है, जिसकी वजह से उस एयर के अंदर कंडेंसेशन होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, एंड आपको लीव्स पर, ग्रास पर ओस देखने को मिलती है। अगर यही प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो तो इसको आप पाला कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। यानी कि यही ओस जब जम जाती है, फ्रॉस्ट इज वेरी बैड फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, इसी तरीके से अगर किसी रीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण आप देखेंगे क्या होता है, आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो यानी कि जमीन पर काफी ठंडी एयर रहती है, अगर आपकी लैंड बहुत ठंडी है तो वो ऊपर की एयर को ठंडा करती है, और अगर एयर में बहुत सारी डस्ट है तो उस डस्ट के अराउंड कंडेंसेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फॉग बनता है। ऐसा ही कुछ नॉर्थ इंडिया में होता है। दोस्तों देखिए, फॉग और मिस्ट में कोई फर्क नहीं है। अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर तक की है, इफ यू कैन व्यू थिंग्स अप टू 1 किलोमीटर, है ना, तो यू विल कॉल इट एज फॉग। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा आप देख पा रहे हो तो आप उसको मिस्ट बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर यही फॉग स्मोक के साथ मिक्स हो जाए, इसको आप स्मॉग कहते हो, स्मॉग। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब हम बात करेंगे क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन की। देखिए, क्लाउड की क्लासिफिकेशन दो तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले उनकी अपीयरेंस, यानी कि फॉर्म। सबसे पहले जो क्लाउड्स है वो हो सकते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, यानी कि दे कैन बी लाइक क्यूमुलेटेड, जैसे कि रुई का गोला होता है, देखा आपने रुई कैसी लगती है, क्यूमुलस। या फिर दे कैन बी स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड्स, यानी कि लेयर की तरह, शीट की तरह। इसके बाद हाइट के साथ भी हम क्लाउड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और अब हम इन दोनों क्लासिफिकेशंस को एक साथ जोड़ देते हैं।
तो सबसे पहले हम हाई क्लाउड्स की बात करते हैं दोस्तों। ऐसे क्लाउड्स जो 6 किलोमीटर या उससे ऊपर बनते हैं हाइट में, उनको हम साइरस क्लाउड्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पर साइरस क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं। ये फिलामेंट की तरह लगते हैं, बिल्कुल विस्प्स ऑफ एयर की तरह, और ये दिखाते हैं कि मौसम काफी साफ रहेगा। फिर आपके साइरोस्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं जो पूरे आसमान को घेर लेते हैं, बिल्कुल थिन से होते हैं, और उसके थ्रू आप मून एंड सन को भी देख सकते हो। देन साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, बिल्कुल ये लगता है कि रुई के गोले हैं जो आसमान में घूम रहे हैं। ये सारी की सारी फोटोज आपको साइड में दिखी रही होंगी। देन गाइस हम आते हैं स्ट्रैटस क्लाउड्स पर। देखिए स्ट्रैटस क्लाउड्स आर मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स यानी कि वो 2 to 6 किलोमीटर के बीच में बनते हैं। ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं, अगेन शीट की तरह पूरे आसमान को घेरते हैं, एंड उनके थ्रू अगेन आप देख सकते हैं मून एंड सन को। एंड देन ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। देखिए ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड से कभी कभी बारिश हो सकती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन आते हैं लो क्लाउड्स जो कि 2 किलोमीटर तक की हाइट में बनते हैं। ये 3 तरह के हैं। स्ट्रैटस पूरे आसमान को घेरते हैं, स्ट्रैटोक्यूमुलस क्यूमुलेटेड रहते हैं, और निम्बोस्ट्रैटस यानी कि ग्रे लुकिंग क्लाउड। और निम्बोस्ट्रैटस से डेफिनेटली बारिश हो सकती है दोस्तों, ये दिखाता है कि मौसम खराब है। इसके अलावा कुछ क्लाउड्स काफी ज्यादा वर्टिकली टॉल होते हैं, यानी कि वो 2 किलोमीटर टू लेके 3-6 किलोमीटर टॉल है। तो दो टाइप के हैं वर्टिकल डेवलपमेंट, क्यूमुलस क्लाउड्स एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 0.5 to 1 किलोमीटर से शुरू हो सकते हैं एंड 8 to 14 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और गाइज ज्यादातर साइक्लोन्स में आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। थंडरस्टॉर्म्स में भी आपको इसी टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। देखिए अगर आपको हवा में से पानी को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मॉलिक्यूल्स को पास लेके आओ। मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, स्पेस कम होगी बीच में, एंड हेंस जो वेपर है इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। अब ऐसा आप 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अपलिफ्ट द एयर। एयर को ऊपर उठाना है आपको 3 तरीके से। सबसे पहले है कन्वेक्शनल, या फिर इसको आप कहते हो क्या, टॉरेंशियल रेनफॉल। दोस्तों यहां पर जब बहुत ज्यादा हीटिंग होती है तो कन्वेक्टिव करंट्स फॉर्म होते हैं, और जब ये कन्वेक्टिव करंट्स के साथ साथ मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है तो कॉन्डेंसेशन हो जाती है, क्लाउड्स बन जाते हैं और एकदम से बारिश हो जाती है। इसका एग्जांपल है एक थंडर स्टॉर्म। दोस्तों ये मोस्टली आपको ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है, कभी कभी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में भी इस तरह के कन्वेक्टिव रेनफॉल हो सकती है इन द समर मंथ्स। नेक्स्ट होती है दोस्तों ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल। अब आप विंड को अलोंग अ रिलीफ यानी कि अलोंग अ माउंटेन अपलिफ्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पर जब मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी होती है, एडियाबैटिकली कूलिंग होती है, एंड हेंस माय डियर फ्रेंड्स यू हैव रेनफॉल। नेक्स्ट होती है दोस्तों फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल, जब फ्रंट्स के अलोंग एयर ऊपर की तरफ उठती है, जिसके बारे में मैंने आपको कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में बताया ही था। तो ये 3 टाइप की रेनफॉल होती है, एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज इट। यहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, यू कैन सी ऑन द साइड ऑफ द वीडियो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो बात करता है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज की। देखिए आप दुनिया भर के क्लाइमेट को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, देयर इज एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इस बुक के अंदर दी गई है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोइपन। जैसे कि आपके स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बटे हुए होते हैं, ऐसे ही कोइपन ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स को ABCDE करके अल्फाबेट्स दे दिए। तो ग्रुप ए आर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो ए के साथ अब आप देखेंगे कि भाई ट्रॉपिकल एरियाज में तो चेन्नई भी है, मुंबई भी है, लेकिन इन दोनों सिटीज में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है क्लाइमेट में। तो इनको अब हम कैसे और ज्यादा क्लासिफाई करें, उसके लिए इन्होंने आगे एक सफिक्स लगा दिया, यानी कि एफ का यूज किया टू रिप्रेजेंट वो एरिया जहां पर फुल ईयर रेन होती है। यहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो, कॉन्गो हो, इंडोनेशिया हो, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया हो, नीचे बिल्कुल केरला में त्रिवेंद्रपुरम वगैरह में, दे आर AF टाइप ऑफ क्लाइमेट। वैसे मोस्टली आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम में उसको हम AM क्लाइमेट कहते हैं, जो इंडिया में है नीचे की तरफ। देन आता है दोस्तों AM टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। यहां पर 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जब 80% ऑफ द रेनफॉल हो जाती है। खास रूप से ट्रॉपिकल रीजन्स के ईस्ट कोस्ट जो होते हैं वो AM टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं, या फिर जो मॉनसूनल लैंड्स होती है जैसे कि इंडिया की मॉनसूनल लैंड है वो AM टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मुंबई
अगर हम बात करें इस AM टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद AW टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है जहां पर हम बोलते हैं उसको विंटर ड्राई, यानी कि विंटर में काफी ड्राइनेस पड़ती है, समर में थोड़ी बहुत वेटनेस रहती है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो सेमी एरिड रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं ईस्ट राजस्थान के एंड एक्सेट्रा, दे कुड बी क्लासिफाई एज AW टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन B टाइप ऑफ क्लाइमेट पे आते हैं, दे आर ड्राई क्लाइमेट्स। और ड्राई क्लाइमेट्स में कंसिस्टेंटली मैं आपको बता दूं what happens is evaporation is more than precipitation। तो देखो जर्मन भाषा में woods is known as desert, woods, तो उन्होंने बोला BW यानी कि डेजर्ट्स। अब हॉट यानी कि BWH आर हॉट डेजर्ट, जैसे कि सहारा, अरेबियन, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। और BWK यानी कि कोल्ड डेजर्ट, जैसे कि गोबी डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, या फिर लद्दाख डेजर्ट जो कि एक्सटेंशन है ऑफ ताकलामाकन डेजर्ट। नेक्स्ट गाइज, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स में भी बारिश काफी ज्यादा कम होती है। ग्रासलैंड्स को जर्मन भाषा में हम स्टेप्स कहते हैं, स्टेप्स। तो BSH यानी कि हॉट ग्रासलैंड्स, जो खास रूप से सेमी एरिड रीजन्स को शो करता है। अगर आप अरावलीज के थोड़ा सा वेस्ट में एकदम से जाएं तो आपको BSH देखने को मिलता है एरिया, यानी कि दे आर मोस्टली वार्म ग्रासलैंड्स। देन यू हैव BSK कोल्ड ग्रासलैंड्स या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको मैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में आपको पेरारीज देखने को मिलते हैं, या फिर साउथ अमेरिका में आपको पेम्पास देखने को मिलते हैं, या फिर स्टेप्स देखने को मिलते हैं आपको यूरोप में। वहीं वेल्ड्स इनको कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी प्लेन्स कहा जाता है दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर। इसी तरह वार्म ग्रासलैंड्स भी हैं, खास रूप से अगर आप देखें साउथ अमेरिका में कैंपोस और लानोस नाम के वार्म ग्रासलैंड्स हैं, और सवाना नाम के ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जी हां, अफ्रीका के अंदर। तो चलिए सी टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट्स, मेसोथर्मल क्लाइमेट्स को कहा जाता है। दे आर मॉडरेट क्लाइमेट्स, ना बहुत एक्सट्रीम गर्मी ना एक्सट्रीम सर्दी। कोल्डेस्ट मंथ में एवरेज टेम्परेचर्स -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। वार्मेस्ट मंथ में 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहते हैं। सबसे पहले इसमें है मेडिटरेनियन क्लाइमेट, जिसको वेस्टर्न मार्जिन टेम्परेट क्लाइमेट भी कहा जाता है, और मेडिटरेनियन सी के आसपास ये क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली साउथ यूरोप में, मे बी कई वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि इसराइल है, सीरिया है, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में भी ये देखने को मिल सकता है। कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में, सेंट्रल चिले में, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये आपको देखने को मिल सकता है। देखिए मेडिटरेनियन क्लाइमेट में हॉट ड्राई समर्स देखने को मिलती हैं, माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं, एंड रेनफॉल इज इन विंटर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर वाइनरी, वाइन्स, वाइनयार्ड्स काफी होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं CF टाइप ऑफ क्लाइमेट पर, जिसको आप ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ये आपको साउथ ईस्ट USA में मिलता है, ईस्टर्न चाइना में मिलता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम ग्रुप D की, यानी कि कॉन्टिनेंटल माइक्रोथर्मल क्लाइमेट्स, जहां पर आपको सीवियर विंटर्स देखने को मिलती हैं। ये मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स कहलाए जा सकते हैं। कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है, वार्मेस्ट में मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले DF क्लाइमेट है। D ऑफ कोर्स यानी कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, और F यानी कि फुल ईयर रेन, यानी कि रेन is what guys? Rain is distributed equally, ठीक है, याद रखना, all year around। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टाइप E की। देखिए E टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ET यानी कि टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। वार्मेस्ट मंथ में टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहते हैं। टुंड्रा रीजन्स में समर में स्नो पिघल जाती है, याद रखिएगा। वहीं EF वाले क्लाइमेट में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहते हैं, एंड स्नो नेवर मेल्ट्स कंप्लीटली, यानी कि ये आइस कैप वाले रीजन्स हैं EF, यानी कि F यानी कि फ्रॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हाइट के साथ यू हैव H टाइप ऑफ क्लाइमेट, कोल्ड ड्यू टू हाइट, ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग ओशनोग्राफी के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। देखिए ओशन वाटर डायनामिक है, इट इज मूविंग, वो स्टैटिक नहीं है। ओशन वाटर कॉन्स्टेंटली हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, यानी कि ऑन द सरफेस, और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। ओशन वाटर को कुछ बेसिक फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, सन एंड मून की ग्रेविटी, एंड माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली विंड। जब आप टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं ऑफ द ओशन वाटर, यू हैव हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी कि ओशन करंट्स और वेव्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दर्शाते हैं ओशन वाटर की, और वर्टिकल मोशन इज टाइड्स एंड अपवेलिंग एंड सबसिस्टेंस ऑफ सी लेवल। सबसे पहले बात करते हैं वेव्स की। वेव्स क्या है? वेव्स आर एनर्जी मूवमेंट अक्रॉस द ओशन सरफेस, यानी कि ये पानी मूव नहीं हो रहा, एनर्जी मूव हो रही है। अब ये एनर्जी कहां से आ सकती है? ये एनर्जी आ सकती है थ्रू विंड्स, थ्रू
सुनामीज और मे बी थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो याद रखिएगा, वेव्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट में। और जैसे जैसे एक वेव अप्रोच करती है शैलो वाटर को, कोस्ट को, फ्रिक्शन उसको स्लो कर देता है, देन दे ब्रेक व्हेन डेप्थ बिकम्स लेस देन 1.5 ऑफ द वेवलेंथ। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, ट्रफ लोएस्ट पॉइंट है वेव का, वेव हाइट क्रेस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड होती है हाफ ऑफ द वेव हाइट, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स, वेव पीरियड होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, वेव स्पीड होती है मेजर्ड जो है वो नॉट्स में होती है, याद रखिएगा वेव की स्पीड हमेशा, और फ्रीक्वेंसी इज वेव पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो वेव्स हैं वो टाइड्स हैं। देखिए, टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन प्लस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, ये मून है, ये अर्थ है, अब मून की ग्रेविटेशनल पुल लग रही है अर्थ पर, है ना, बिकॉज मून एंड सन आर इन अ सर्कुलर मोशन। देखिए, जब भी आप एक गाड़ी में होते हैं, गाड़ी एक टर्न लेती है, इट इज इन अ सर्कुलर मोशन, तो बाहर की तरफ को इस तरह से एक फोर्स फील करते हैं जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ये देखिए एक बैलून है विद वाटर इन इट, तो जब मैं इसको घुमाता हूं ऐसे तो इट इलोंगेट्स, तो जहां से पकड़े घुमा रहा हूं यहां से भी इलोंगेशन हो रही है, दिस स्ट्रेच इज ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस तरफ भी स्ट्रेच हो रहा है, दिस स्ट्रेच इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टाइड क्रिएट होने में दो तरह से आप देखोगे, दोनों तरफ से ये होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो टाइड है उसके अंदर वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। या तो आप बोल सकते हैं टाइड जब वेव ऊपर होती है, या फिर एब जब वेव नीचे होती है, या फिर आप इसको सिंपली लो टाइड और हाई टाइड भी बोल सकते हैं। तो कॉज क्या है? मेन कॉज इज मून ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी सेकेंडरी है। क्यों? बिकॉज सन इज फार्दर अवे। तो सन की ग्रेविटी टाइड्स में सिर्फ 20% ऑफ मून ग्रेविटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द ऑपोजिट साइड आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम बात करते हैं टाइडल पैटर्न की। टाइड्स कितनी देर में आती हैं? देखिए, नॉर्मली स्पीकिंग अर्थ 24 आवर्स में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है, यानी कि जो भी पार्ट मून के सामने है अर्थ का, वहां पर टाइड रहेगी, ठीक है। ऐसे टाइड अभी यहां पे है, ठीक है, अब जो भी पार्ट रहेगा वहां टाइड रहे आ रही है, देखो ऐसे। तो अबाउट 25 आवर्स में दो हाई टाइड एंड दो लो टाइड आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन टाइड्स लोकल कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपके पास सेमी डायर्नल टाइड्स हैं, दो हाई टाइड दो लो टाइड इसमें आती हैं। डायर्नल टाइड्स जहां पर आती हैं वहां पर एक हाई टाइड और एक लो टाइड आती है पर डे, और मिक्स्ड पैटर्न में क्या होता है, दो हाई एक लो, या फिर दो लो एक हाई। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब बात करते हैं हम स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड की। देखिए, जब मून सन एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो मून एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। यानी कि मान लीजिए मून इधर है और सन इस तरफ है, बीच में अर्थ है, तो यहां से भी खींचेगा मून और यहां से सन खींचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टाइड्स आर 20% हायर, इसको आप स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और स्प्रिंग टाइड जो है वो आपको या तो पूर्णमासी वाले दिन यानी कि फुल मून वाले दिन देखने को मिलती है, या फिर न्यू मून यानी कि अमावस्या वाले दिन देखने को मिलती है। इसी तरीके से नीप टाइड होती है। देखिए, नीप टाइड में क्या होता है, मून एंड सन आर एट 90 डिग्री एंगल, यानी कि यहां पर मून है, यहां पर लेट्स से सन है, या फिर सन यहां पर है, मून यहां पर है। तो इस केस में क्या होता है कि मून ऐसे खींचता है और सन ऐसे खींचता है, तो जो रिजल्टेंट है वो 20% लोअर होती है। तो नीप टाइड इज 20% लोअर देन दी नॉर्मल टाइड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझनी। अब इंपॉर्टेंस क्या है टाइड्स की? इट इज यूज्ड इन नेविगेशन, इट हेल्प्स इन क्लियरिंग एस्चुरीज एंड डिसिल्टिंग। टाइडल पावर जनरेट करने में ये काफी ज्यादा मदद करती है। इंडिया के अंदर अगर आप आए तो आपको गुजरात में टाइडल रेंज हाईएस्ट देखने को मिलती है। टाइडल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन करंट्स की। देखिए, लार्ज स्केल मास मूवमेंट ऑफ वाटर को आप ओशन करंट्स बोलते हैं। ओशन करंट के कुछ प्राइमरी फैक्टर हैं, सोलर हीटिंग, विंड ड्रैग, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं जैसे कि सैलिनिटी एंड डेंसिटी डिफरेंसेस, अर्थ रोटेशन, और साथ ही साथ सब सरफेस टोपोग्राफी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज अ जायर। तो देखो, हर एक ओशन बेसिन में सेंटर में आपको जायर मिलेगा। जायर आर लार्ज ओशियानिक सर्कुलर करंट्स ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। आइए बात करते हैं। देखिए, सरफेस पे जो करंट्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक रिवर्स, लेकिन रिवर्स बिकॉज लैंड पर मूव करती हैं,
तो आपको इजीली लैंड और वाटर में कॉन्ट्रास्ट दिखता है, रिवर को मूव करता हुआ दिखता है, लेकिन जब वाटर पर वाटर मूव करता है वो आपको दिखता नहीं है। सो दैट इज नथिंग बट ओशन करंट। दोस्तों ओशन करंट रिलेटिवली हॉट या फिर कोल्ड हो सकता है। लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस का पानी है जिसमें 23 डिग्री सेल्सियस का पानी चल रहा है, तो दैट इज अ कोल्ड करंट। अब पानी की टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस ही जो चल रहा है, लेकिन आसपास का टेम्परेचर अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस कर दो तो दिस ओनली करंट विल बिकम वार्म करंट। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ डीप वाटर करंट्स भी होते हैं जिनको आप थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। एंड 90% जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो डीप वाटर करंट्स यानी कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। सरफेस ओशन करंट सिर्फ 10% ओशन वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका क्लाइमेट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन की। देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन में अगर आप देखेंगे जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं वो अफ्रीका से अमेरिका की तरफ मूव करती हैं, क्रिएटिंग द फर्स्ट वार्म करंट जिसको आप कहते हो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, या फिर सिंपली इसको आप नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी कह सकते हो। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाकर एंटिलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको आप कैरिबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहते हो उस पर टकराता है एंड दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो सदर्न ब्रांच है उसको आप कहते हो कैरिबियन करंट और जो नदर्न ब्रांच है उसको आप कहते हो एंटिलीज करंट। उसके बाद ये कैरिबियन करंट जो है ये गुल्फ ऑफ मेक्सिको में एंटर करता है जहां पर आप इसको कहते हो फ्लोरिडा करंट। ये फ्लोरिडा करंट फ्लोरिडा स्ट्रेट से बाहर आता है और एंटिलीज करंट के साथ वापस से मर्ज हो जाता है क्रिएटिंग गुल्फ स्ट्रीम। ये गुल्फ स्ट्रीम यूएस के ईस्ट कोस्ट पर मूव करती है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इट मूव्स टुवर्ड्स यूरोप। दोस्तों गुल्फ स्ट्रीम की एक ब्रांच नॉर्थ से आते हुए लेब्राडोर करंट के साथ मिक्स होती है जो कि कोल्ड करंट है क्योंकि नॉर्थ से आ रहा है। तो ये जब कोल्ड करंट और वार्म करंट की मिक्सिंग होती है तो यहां पर आपको ग्रैंड बैंक्स देखने को मिलते हैं जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट। दोस्तों जब ये करंट यूरोप की तरफ मूव करता है ये वार्म करंट गुल्फ स्ट्रीम, तो आप इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आइसलैंड से टकराता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, नॉर्वीजियन करंट एंड नॉर्थ में इरमिंजर करंट। दोस्तों यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ वेस्ट यूरोप फ्रॉस्ट फ्री रहता है, बिकॉज इस लैटिट्यूड के एरियाज में कोस्ट पर बर्फ जम जाती है एंड दे कैन नॉट डू नेविगेशन। शायद यही रीजन है कि नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के पास्ट में इतनी स्ट्रांग नेवीज रह चुकी हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर अपवेलिंग भी हो रही होती है जिसकी वजह से यहां पर आप देखेंगे एक कोल्ड करंट फॉर्म होता है जिसका नाम है कैनरी करंट, और ये पूरा जायर कंप्लीट होता है। एंड बिकॉज कोलंबस ने पहली बार अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस, इसको आप कोलंबस जायर कहते हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये होता है नॉर्थ पैसिफिक अटलांटिक ओशन। बात करते हैं साउथ अटलांटिक ओशन की। देखो सेम पैटर्न है। सबसे पहले आप देखो ये है साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट या फिर सिंपली एसईसी साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये जाकर टकराता है ब्राजील में केप साओ रोको पर, जहां से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। नॉर्थ ब्रांच जो है वो साइनीज करंट है जो ऊपर जाकर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज हो जाता है, और साउथ में आप देखेंगे यू हैव दी वार्म ब्राजीलियन करंट। दोस्तों ये वार्म ब्राजीलियन करंट ये नीचे जाकर फॉकलैंड करंट से मीट होता है नियर फॉकलैंड आइलैंड। यहां पर वेस्टर्ली विंड्स बह रही होती है बहुत तेजी से एंड यहां पर कोई लैंड भी नहीं है, इसलिए यहां पर एक कोल्ड करंट बनता है जिसको आप वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जब अफ्रीका की कोस्ट के पास पहुंचता है, इसकी एक ब्रांच कोल्ड करंट ऊपर की तरफ जाती है जिसको आप बैंगवेला करंट बोलते हो। अब देखो बैंगवेला एक कोल्ड करंट है, कैनरी एक कोल्ड करंट है। इसके बगल में देखो अफ्रीका में आपको ऊपर सहारा डेजर्ट मिलता है और नीचे कालाहारी नामिब डेजर्ट देखने को मिलते हैं। जो डेजर्ट होते हैं वार्म डेजर्ट, उसके वेस्टर्न मार्जिन पे आपको हमेशा एक कोल्ड करंट देखने को मिलता है। इस जायर का नाम है नेविगेटर जायर, जो रखा गया है हेनरी द नेविगेटर के नाम पर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन के अंदर आप आते हैं तो आपको नॉर्थ में मॉनसून करंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए जब मॉनसून की विंड आती है तो साउथ वेस्ट मॉनसून करंट बनता है, वो की वार्म करंट है, और गाइज जब मॉनसून जाती है तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट बनता है। अब साउथ इंडियन ओशन पे आप आ जाओ, अगेन आपको यहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया से अफ्रीका की तरफ चलता है। अब ये अफ्रीका के कोस्ट के साथ साथ मुड़ जाता है नीचे की तरफ और दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इस तरफ है ओक्युलास करंट और दूसरी तरफ है मोजाम्बिक करंट। ये नीचे पहुंचते हैं और नीचे ये इनका मीट होता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है एंड ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनाती है। दोस्तों ये है आपका माजिद जायर। बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन की। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आप याद रखिएगा कि ऊपर अगेन एनईसी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है
जो फिलीपीन से टकराकर ऊपर की तरफ जाता है और क्रिएट करता है कुरोशियो करंट। ये कुरोशियो करंट ऊपर पहुंचता है और कोल्ड ओयाशियो करंट से मीट होता है। जापान में इसीलिए इतनी ज्यादा मछली खाई जाती है, बिकॉज जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट होते हैं वहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, फिशिंग काफी अच्छी होती है। यहां से ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का रूप ले लेता है एंड अलास्का के कोस्ट पर इसको हम अलास्कन करंट कहते हैं। देखिए नॉर्वीजियन करंट जो था वो वार्म था, नॉर्वे कोल्ड कंट्री है, अलास्का एक कोल्ड एरिया है, अगेन इसके करंट जो है वो वार्म है। दोस्तों यहां पर अपवेलिंग की वजह से कैलिफोर्निया करंट बनता है, ये नीचे की तरफ जाता है और देख लें आप कैलिफोर्निया में डेजर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं कोल्ड करंट में, जैसे कि मोहावे डेजर्ट यहीं पर है। उसके बाद ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, इसको आप कहते हैं टर्टल जायर। नीचे आ जाइए, नीचे आपको देखने को मिलती है साउथ पैसिफिक ओशन में अगेन साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो अमेरिका से, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ मूव करता है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, पपुआ न्यू गिनी की तरफ मूव करता है। अब ये जैसे ही वहां पहुंचता है एक साउथ वर्ड टर्न लेता है, क्रिएटिंग ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि एक वार्म करंट है। अब ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नीचे पहुंचता है न्यूजीलैंड के पास, जहां पर इसका मीटअप होता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अगेन इसको वेस्ट की तरफ घसीटती है, कोल्ड करंट है, और गाइज साउथ अमेरिका से टकराकर ये ऊपर की तरफ जाता है, जिसको आप हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट कहते हैं, जो कि एल नीनो ला नीना में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज ये होते हैं सभी के सभी मेजर ओशन करंट्स। आई होप कि कुछ भी यहां पर छूटा नहीं होगा। ओशन करंट्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइज सबसे पहली चीज क्लाइमेट को ये कंट्रोल कर सकते हैं। वार्म करंट की वजह से आपको माइल्ड विंटर्स देखने को मिल सकती हैं, यानी कि जो विंटर्स की कोल्ड है वो कम हो सकता है, या फिर किसी भी कोस्ट को वो ह्यूमिड बना सकती हैं। कोल्ड करंट्स अगर आप देखें उनके कोस्ट पर आपको ड्राई कोस्टल जोन्स देखने को मिलते हैं, फॉग्स देखने को मिलते हैं, एरिड लैंड्स देखने को मिलती हैं। जहां पर कोल्ड एंड वार्म करंट मिक्स होते हैं यू विल हैव न्यूट्रिएंट रिच वाटर, जहां पर प्लैंक्टन्स ग्रोथ होती हैं, फिशिंग के लिए अच्छी जगह है। जापान, ग्रैंड बैंक्स, पेरू कोस्ट, डॉजर बैंक्स यूरोप में। नेविगेशन में करंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल पहले प्ले करते थे, अब तो इंजन्स हैं, लेकिन जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट होते हैं वहां पर फॉगीनेस हो जाती है, जो कि फिशिंग के लिए काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। साथ ही साथ अगर आप ओशन करंट के साथ साथ चल रहे हैं, you will have fuel efficiency. If you are moving against the ocean current, fuel efficiency of your boat will reduce. Last guys, चैप्टर पर आते हैं 14, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए अगेन बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो यानी कि लाइफ एंड डाइवर्सिटी इज वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ इज बायोडाइवर्सिटी। तो वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये अलग अलग लेवल पर होती है। सबसे पहले जेनेटिक लेवल पर, अब देखिए डॉग्स आपको अलग अलग शेप्स एंड साइज में देखने को मिलते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। इवन ह्यूमंस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? वी हैव अफ्रीकन्स, they have dark skin, Europeans they have light skin color, we have Indians brown skin color etc. ठीक है, वी हैव येलो स्किन कलर इन ईस्ट एशियंस एक्सेट्रा। तो ये वैरायटी दिखाता है, जेनेटिक वैरायटी। बट चीते को देख लो, चीता बहुत ही नीश एनिमल है, चीते के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए दे आर वेरी नीश एंड दे कैन नॉट अडेप्ट वेरी वेरी फास्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। इसके बाद आते हैं दोस्तों जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी के ऊपर। देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज अगर एक एरिया के अंदर हैं तो इकोसिस्टम काफी बैलेंस्ड रह सकता है, इसको आप कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर एक रीजन में सिर्फ एक ही चीज है, फॉर एग्जांपल एक खेत है, उस खेत में सिर्फ चावल उगा हुआ है, तो एक स्पीशीज है, उसके ऊपर पेस्ट अटैक भी होता है। कभी आपने सुना है कि जंगल के अंदर पेस्ट अटैक हो रहा है? नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फिर आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स बनाते हैं इकोसिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल रोल है सबसे पहली चीज, कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, रेगुलेट गैसेज, रेगुलेट क्लाइमेट, रिसाइकल न्यूट्रिएंट। इकोनॉमिक रोल भी है, याद रखिएगा, साइंटिफिक रोल भी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज के टाइम पर वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी एट अ वेरी वेरी हाई पेस। क्यों? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नेचुरल कैलामिटीज, पोल्यूशन, एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पोचिंग एंड हंटिंग फॉर मनी। दोस्तों इसी वजह से स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। देखो अगर आप स्पीशीज को क्लासिफाई करो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दे आर थ्रेटेंड, तो आप समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जा चुकी हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वाइल्ड में खत्म हो चुकी है अपने नेशनल हैबिटाट में, अब सिर्फ जू के अंदर है, ब्रीडिंग सेंटर के अंदर है। उसके बाद आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसका मैंने यहां पर आप ध्यान से देखिएगा इस तरफ
क्राइटेरिया लिखा हुआ है। 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है दोस्तों लास्ट 10 सालों में, है ना। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ 50 या उससे कम इंडिविजुअल बचे हुए हैं, एक्सेट्रा। ये क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज, अगेन उसका क्राइटेरिया साइड में। फिर आती है वल्नरेबल स्पीशीज, फिर आती है नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज, एक्सेट्रा। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट इसमें टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल रेयर स्पीशीज क्या है, इनकी बहुत कम पॉपुलेशन है। इन्वेजिव स्पीशीज क्या है, यानी कि उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया ऐसी जगह पर दैट इज नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट। अब दिल्ली के अंदर कीकर का पेड़ है, साउथ अमेरिका से लेकर आया गया था वो पेड़, गेटिंग माय पॉइंट। अब हमें कॉन्जर्वेशन करना है, आप दो तरह से कर सकते हो। इन सीटू कॉन्जर्वेशन यानी कि नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन, उसके लिए इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। नेशनल पार्क्स हमने बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, और एक्स सीटू कर सकते हो यानी कि आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जूज में, बॉटनिकल गार्डन्स में, सीड बैंक्स में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आपको हाई एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स हैं, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट्स, दूसरा ईस्टर्न हिमालयाज, और तीसरा सुंडालैंड, जो कि बेसिकली अंडमान निकोबार वाला एरिया है। फाइन। तो गाइज इसके साथ ये सीरीज खत्म होती है। बाय गाइज, टेक केयर। माय नेम इज रोहन त्यागी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।